सो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, डिजाइन ऑफ गियर। हमने बात कर ली है डिजाइन ऑफ बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो बेल्ट ड्राइव में किस तरह से टेंशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। T1/T2 बेसिकली T1/T2 क्या होता है, उसमें TC का क्या रोल होता है, साथ ही T नोट जो इनिशियल टेंशन होती है उसका क्या रोल होता है। तो दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ अब बात हम करने वाले हैं डिजाइन ऑफ गियर, ठीक है। सबसे पहली चीज, डिजाइन ऑफ गियर आपने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा हुआ है, जो मशीन में गियर के बारे में पढ़ा हुआ है बेसिकली। डिजाइन ऑफ गियर में जो हम लुईस इक्वेशन की बात करते हैं, लुईस इक्वेशन या लेवाइस इक्वेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उस इक्वेशन के बेसिस पर हम डिजाइन की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। जो हम टोम में इसको टाइम देते हैं गियर को, वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। हम टोम में इसको बेसिकली इसके क्लासिफिकेशन, ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टूथ कितने रखने चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। साथ ही साइक्लोइडल एंड इन्वोल्यूट प्रोफाइल ये क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में बातें करते हैं। तो वहां पर काफी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। बट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मशीन डिजाइन, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड इन अराउंड 1 or 2 लेक्चर्स ओनली। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो लेवाइस इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है बस, ठीक है। बाकी मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको मैं आपका ब्रीफ जो थ्योरी ऑफ मशीन का था वो भी हम लेके चलें, जितना भी ब्रीफ लेके चल सकते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस में यहाँ पर ऐसे नहीं समझाऊंगा कि इंटरफेरेंस बेसिकली कैसे होता है, नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने से क्या होता है, सेंटर डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है, वो सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला। इंटरफेरेंस का आपको मीनिंग समझ में आता है, इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, टीथ एक दूसरे से इंगेज हो जाएं और रोटेशन ना दे पाए, बस इतना काफी है यहाँ के लिए, ठीक। तो हम वो सारी चीजें छोटी छोटी रिकॉल करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा हम टाइम ना लेते हुए इस चैप्टर को हम 1 and 2 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ओके, 1 and 2 क्लासेस में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ गियर, ठीक। तो डिजाइन ऑफ गियर में सबसे पहले, जैसे कि आपको याद है लो ऑफ गियरिंग, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बेसिस पर लो ऑफ गियरिंग की जब बात किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ मैंने दो शेप ली हुई है, ठीक है, ये हमारी गियर की शेप है एज इट इज। तो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है कि जो हमारा लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट है, बेसिकली ये कौन से सर्किल है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो ये कौन से सर्किल हैं, नहीं कुछ और, पिच सर्कल, दीज आर दी पिच सर्कल। आपको याद होगा जो हमारा लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है, ठीक है, वहां से जो सर्किल बन के आ रहा होता है दैट वाज द पिच सर्कल, ठीक है। यहाँ जैसे कि मैंने टूथ दिखा रखे हैं, इसमें दूसरा कोई पर्टिकुलर, ये एक गियर 1 है मान लीजिए, ये गियर 1 है इधर की तरफ, ऐसे ही गियर 2 इस साइड लगा हुआ होगा, ठीक है। वहां से हमारे पास कुछ गियर प्रोफाइल ऐसी आ रही होगी, है ना, ऐसे, यानी कि यहाँ पर 2D में देखें तो 2D में कुछ ऐसे आ रहा होगा, मान लेते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पिनियन था, ये ऐसे रोटेट कर रहा था, तो पिनियन अगर ऐसे रोटेट करेगा तो इस वाले पार्ट को वो ऐसे रोटेट कराएगा इस डायरेक्शन में, यस और नो, ठीक है। अगर ये ऐसी चीज रोटेट कर रही है तो ये चीज ऐसे रोटेट करा रही होगी। जैसे ही वो यहाँ पर मान लीजिए लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है जहां पर लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट की बात हो रही है, उस पॉइंट के बेसिस पर ये पॉइंट हमारा आगे की तरफ मिल रहा होगा। ऐसे ही हमारे पास वो जो पॉइंट होगा जहां पर ये इसकी लाइन सेंटर डिस्टेंसेस जो है, सेंटर्स हैं, उनको मिलाने वाली लाइन, ठीक है, और इनके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट है, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पर परपेंडिकुलर बनती है, जिसको हम लो ऑफ गियरिंग बोलते हैं। लो ऑफ गियरिंग में आप पूरा इसको प्रूफ करके लेके आते हो, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, पिच पॉइंट, ठीक है। तो इस पिच पॉइंट के बेसिस पर कंपास में इतनी रेडियस भर के और आप क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, दीज आर द पिच सर्कल, इनको हम क्या बोलते हैं, पिच सर्कल, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, पिच सर्कल। इस पिच सर्कल से आपने थ्योरी ऑफ मशीन में एक डेफिनेशन समझी थी, दैट वाज द कंडीशन फॉर नो स्लिप। कंडीशन फॉर नो स्लिप से ही हम बेसिकली इस चीज को यहाँ पर डिराइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने मशीन डिजाइन के फर्स्ट डे ये समझाया था स्लैक ड्राइव एंड पॉजिटिव ड्राइव क्या है। जो स्लैक ड्राइव थी उसमें क्या था, स्लैक ड्राइव उसमें क्या था, उसमें वेलोसिटी रेशियो क्या हुआ करता है, कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। उसमें वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट इन द सेंस, जैसे वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी रेशियो बेसिकली क्या है हमारा, वेलोसिटी रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, v1/v2 या v2/v1, v2/v1 हमेशा याद रखिए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर,
क्योंकि ये चीज अभी हमने क्यों याद रखनी है, अभी तक हमने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था ड्राइवर एंड ड्रिवन के ऊपर, हमने सीधा V2/V1 लिया था। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम गियर रेशो की बात भी करेंगे। बेल्ट ड्राइव में कभी भी बेल्ट रेशो की बात करते थे? कभी नहीं, वो कोई मतलब ही नहीं होता है। गियर रेशो की बात की जाती है, इसीलिए गियर रेशो की जो डेफिनेशन होती है वो ये नहीं होती, गियर रेशो की कुछ और डेफिनेशन होती है। इसीलिए आपको याद रखना होगा ड्रिवन अपॉन ड्राइवर की जो वेलोसिटीज का रेशो है दैट इज द वेलोसिटी रेशो। और हमारा जो स्लैक ड्राइव एंड पॉजिटिव ड्राइव की डेफिनेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी रेशो के ऊपर डिफाइन होती है, ना कि गियर रेशो के ऊपर। ये भी याद रखिएगा, वेलोसिटी रेशो ही डिफाइन करता है कि वो ड्राइव आपकी स्लैक है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव ड्राइव का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव ड्राइव का जिसका वेलोसिटी रेशो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ? कांस्टेंट का मीनिंग बेसिकली हम क्या लेके चलते हैं कि वेलोसिटी v2 इक्वल टू हो v1, ठीक है, v2 इक्वल टू हो v1, हम जनरली ये लेके चलते हैं v2 इक्वल टू हो v1। यहाँ पर v2 एंड v1 नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो पॉजिटिव ड्राइव हमारा वो सेंस होता है, ठीक है, और स्लैक ड्राइव हमारा ये सेंस होता है। और हमने ये देखा था कि जो v2 हमारी कम हुई है, जो ड्रिवन साइड में जो वेलोसिटी कम हुई है वो किस वजह से हुई थी? उसका आंसर क्या था? ड्यू टू स्लिप। वेरी गुड, ड्यू टू स्लिप। स्लिप की वजह से जब हमारा फ्रिक्शन जो था वो एयर गैप की वजह से कम हो गया था, तो वहां पर क्या हुआ था? स्लिप आया था। और v2 जो है वो हमारा फाइनली ड्यू टू बेल्ट, जो हमने पूरा मैकेनिज्म समझा था, वहां पर वेलोसिटी हमारी कम आ गई थी 1 - s1y 100 के हिसाब से एंड 1 - s2y 100 के हिसाब से। तो v2 हमारा कम आया था v1 से, सो वेलोसिटी रेशियो इसमें कुछ ना कुछ अलग होगा। और यहाँ पर v2 इक्वल टू v1 पॉजिटिव ड्राइव फॉर द गियर ड्राइव। अब इस गियर ड्राइव में समझो पावर, यहाँ पर जो हमारी स्लैक ड्राइव थी, पावर क्या जो मोटर द्वारा दी गई थी, क्या वो आप मशीन पर भी आउटकम के तौर पर ले सकते थे? इमेजिनेशन में याद समझ में चल रहा है ना कि हमने पावर किसके दी? मोटर को दी। एक इधर पुली 1 लगी हुई है, इधर पुली 2 लगी हुई है, बेल्ट ने इस पुली 2 को घुमाया, फाइनली मशीन घूमी, ठीक है। तो यहाँ पावर 1 जो है, मान लीजिए 100 किलोवाट, क्या यहाँ पर 100 किलोवाट मिल रही है? नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्लैक ड्राइव है। पॉजिटिव ड्राइव की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी पावर है ऑन द इनपुट शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट मतलब जो हमारी मोटर है, ठीक है, मोटर से दी गई पावर हमारी हमेशा किसके बराबर होती है? P आउटपुट, मतलब जो मशीन पर हमें एज ए आउटकम में चाहिए, ठीक है। तो आउटकम में जो चाहिए उसके बराबर होती है P इनपुट इक्वल टू P आउटपुट, ठीक। कंडीशन फॉर नो स्लिप, अगर हम नो स्लिप की बात करें जिसमें स्लिप है ही नहीं, तो ऑब्वियस है P1 जो इसके अंदर पावर होगी वो कंप्लीटली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी या नहीं? यस और नो? जो इसके अंदर पावर है वो कंप्लीटली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पर स्लिप है ही नहीं। और अगर स्लिप नहीं है तो वेलोसिटी जो है हमारी वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास नो स्लिप कंडीशन से ही जो हम यहाँ गियर लो ऑफ गियरिंग डिसाइड किया करते थे, वहां से आपको याद होगा v1 इक्वल टू हम v2 लिखा करते थे। कंडीशन फॉर नो स्लिप ये थी v1 इक्वल टू v2। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये येलो वाले सर्किल पर एक पॉइंट है, ये रहा, ऐसे ही पिंक वाले सर्किल पर एक पॉइंट है, ये रहा, दोनों पॉइंट क्या है? एक ही हैं। अब आप उस पर अगर बैठ जाओ, ठीक है, और इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, किस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं? जहां हमारा पॉइंट ये एक दूसरे से इस जगह मिलते हैं, इस जगह मिलते हैं एक दूसरे से। ये येलो पॉइंट जो था वो घूम के यहाँ पर आ रहा है फिर से ब्लू की तरफ, ये पिंक पॉइंट घूम के यहाँ पर आ रहा है फिर से ब्लू की तरफ। तो जो ब्लू पॉइंट है दैट इज द पिच पॉइंट, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं लो ऑफ गियरिंग में पिच पॉइंट, जो हमने ये पॉइंट निकाला। इस पॉइंट के बेसिस पर, इस पॉइंट के बेसिस पर अगर मैं येलो एंड पिंक की बात करूं तो उनकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो किधर की ओर होगी? अगर ये चीज ऐसे घूम रही थी तो येलो वाली, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? ऐसे नीचे की ओर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब एक बात समझाइएगा मुझे कि येलो वाला जो है उसकी डायरेक्शन इस ब्लू पॉइंट पर इधर की ओर होगी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री होगी इस वाली लाइन से, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं ये वाली डिस्टेंस के हिसाब से, इस डिस्टेंस के हिसाब से इस पिंक वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और बिल्कुल ऐसी ही होगी या नहीं जैसी ये ग्रीन वाली थी? बिल्कुल ऐसी ही होगी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक पॉइंट पर हमारी दो वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में कभी नहीं हो सकती। एक सिंपल एक पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है? ब्लू पॉइंट, वो ब्लू पॉइंट है, ठीक है। यहां इस वाले पॉइंट की अगर बात करोगे वेलोसिटी अलग है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है इस पॉइंट के हिसाब से, ऐसे ही रेस्पेक्टिव इस पॉइंट के हिसाब से वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है। मैं बात कर रहा हूँ इस ब्लू पॉइंट की जो कि इनका सेंटर डिस्टेंस को कट कर रहा है, जो इनके सेंटर पॉइंट की लाइन को कट कर रहा है, मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ अलग पॉइंट है, यहाँ अलग पॉइंट है, हो सकता है चीजें अलग हो सकती थी,
ठीक है, बट क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी v1 की होगी वही वेलोसिटी v2 की होगी, सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ। इसीलिए हम इस चीज को यहाँ पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वन पॉइंट हैज ओनली वन वेलोसिटी, और अगर वो वन वेलोसिटी है तो ऑब्वियस है यहाँ पर वन के लिए भी v1 और टू के लिए भी उस पॉइंट पर v2 बराबर होंगी। ठीक है, जो हमारा लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट वाला ये पॉइंट वन के आ रहा था। क्लियर? तो यहां से हम v1 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, r1 ओमेगा 1 इक्वल टू यहाँ पर ये हो सकती है r2 ओमेगा 2। ठीक है, तो r1 ओमेगा 1 ये आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है, v इक्वल टू r ओमेगा। सो इसकी r1 मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए। ठीक है, ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 इज द रेडियन। ठीक है, मतलब वेलोसिटी इज एंगुलर, जबकि ये वाली क्या है, लीनियर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अलग हो सकती है, जबकि लीनियर वेलोसिटी हमारी हमेशा सेम होगी उसी पॉइंट पर। ठीक है, तो r1 ओमेगा 1, तो यहां से क्या निकल के आया, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू r2 बाई r1। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू r2 बाई r1। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी रेशियो, यस और नो? ये बताओ, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज द वेलोसिटी रेशियो। बस यही छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, ये वेलोसिटी रेशियो नहीं है। वेलोसिटी रेशियो मेरा क्या है, v1 बाई v2, क्योंकि ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज नॉट, यहां पर देखिएगा v1 बाई v2 इक्वल टू 1, जबकि ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 नहीं ना। ठीक है, तो वेलोसिटीज का सेंस समझो, लीनियर वेलोसिटी इज ओनली द वेलोसिटी रेशियो, एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो जो है वो वेलोसिटी रेशियो नहीं होता है ना। ये चीजें हमारी चेंज हो सकती हैं, जबकि हमेशा v1 और v2 हमेशा सेम होंगे फॉर द गियर। हम गियर की बात करें, बेल्ट अब भूल जाओ, स्लिपिंग वगैरह भूल जाओ, ये क्या है, नो स्लिप कंडीशन है। ठीक है, तो नो स्लिप कंडीशन में v1 इक्वल टू v2 होगा, हमेशा v1 बाई v2 इक्वल टू 1 होगा, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल टू 1 सिर्फ और सिर्फ कब किस कंडीशन में होगा, जब हमारी r2 बराबर हो r1। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे, हम कोई टॉर्क नहीं बढ़ा रहे, हम कोई एंगुलर स्पीड नहीं बढ़ा रहे, हम क्या कर रहे हैं, बस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, है कि नहीं। सेम अगर हमने पिनियन और सेम अगर हमने गियर लिया सेम डायमेंशन का, तो क्या होगा, हम कोई भी चीज यूटिलाइज कर ही नहीं रहे। पावर क्या है, टी इंटू ओमेगा। ठीक है, पावर क्या होगी, टी इंटू ओमेगा। तो टॉर्क बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, टॉर्क घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पर, P1 बराबर है P2। ये सेंस भी अपने माइंड में रखना है जो बेल्ट में हमने कहा था। ठीक है, कि पावर इक्वल टू टी ओमेगा, अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो टॉर्क घटेगा, और अगर टॉर्क बढ़ाओगे तो ओमेगा घटेगा, क्योंकि पावर की मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर ये नो स्लिप कंडीशन है तो 100% पावर जो आउटपुट में है वो पावर इनपुट के बराबर होगी ही। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ से? तो ये चीज हमारी क्या है, दिस इज नॉट द वेलोसिटी रेशियो, इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। ये याद रखिएगा हमेशा, ये चीज वेलोसिटी रेशियो नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि वो वेलोसिटी रेशियो को ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 मान लेते हैं, जो कि गलत। ठीक है, कंडीशन फॉर नो स्लिप समझ में आ गया, यहाँ से ये चीज निकल के आई है। अभी और भी चीजें निकलेंगी, जैसे कि पी था हमारे पास, जैसे कि जेड होता है, जेड होता है नंबर ऑफ टीथ। हम नंबर ऑफ टीथ जेड को लेके चलेंगे, नंबर ऑफ टीथ हम टी भी ले सकते थे, बट टी यहाँ पर क्या है, टॉर्क है। ठीक है, तो हम उसे नंबर ऑफ टीथ को लेके चलते हैं जेड। साथ ही आपको कुछ और टर्मिनोलॉजी जो याद आनी चाहिए आपको, क्या क्या टर्मिनोलॉजी थी वो देखो। हाँ, गियर रेशियो के बारे में अभी बात करेंगे। नहीं, गियर रेशियो की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है वो अभी हम देखेंगे, है ना, किससे, मॉड्यूल से, है ना। ये वाली जो चीज है ये गियर रेशियो भी नहीं है, इसको हम कह देते हैं गियर रेशियो क्योंकि ये वैल्यू निकल के आती है इसके बराबर। हाँ, बट जो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन गियर रेशियो की वो हम अभी समझेंगे। एक्चुअल डेफिनेशन गियर रेशियो की क्या है, ठीक है, जो आपने आप बोला ना वो बिल्कुल सही था। ठीक है, उसी के सेंस में देखो अभी यहाँ पर क्या है। हाँ, पहले मैं आपको छोटी सी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन को हम छोटा सा एक रिकैपिचुलेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने टॉम में पढ़ी हुई है। ठीक, क्या कि यहाँ पर एक गियर है, तो गियर का ये वाला ऊपर वाला पार्ट हो जाता है फेस, ये वाला पार्ट हो जाता है फ्लैंक, है ना। ये जो हमारे पास मैंने 2D भी बनाया हुआ है, थोड़ा समझ सकते हैं यहाँ से भी। ये वाला जो है, ये जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाली लाइन जाती है ऐसे, दिस इज कॉल्ड दी पिच सर्किल। बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड दी पिच सर्किल। तो ये है मेरा पिच सर्किल, ऐसे हम लिख लेते हैं इन चीजों को। बस छोटा सा रिकॉल कर रहा हूँ, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, दिस इज दी, बताइए इसका नाम आप खुद बताइए क्या है, आपने रिवाइज कर लिया होगा उम्मीद है। दिस इज द अडेंडम सर्किल, है ना, जो मैक्सिमम वाला होता है, फेस वाला। ठीक है, दिस इज द अडेंडम सर्किल। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो सर्किल है ये कौन सा है,
डिडेंडम, वेरी गुड, दिस इज द डिडेंडम सर्किल। ठीक है, एक सर्किल और होता है यहाँ पर, मैं ये लेके चल रहा है ऐसे, ये कौन सा कहलाता है? दिस इज द क्लियरेंस सर्किल। बहुत बढ़िया, क्लियरेंस सर्किल। ओके, उसके बाद एक होता है बेस सर्किल। बेस सर्किल आप कहाँ दिखा सकते हैं? मैं इसीलिए टॉम में नहीं पढ़ना चाह रहा। बेस सर्किल आपके डिडेंडम से नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल गियर्स। ठीक है, तो मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाह रहा, बस बेस सर्किल ये समझिएगा जहां से इन्वोल्यूट प्रोफाइल शुरू हो रही है। ठीक है, दैट इज द बेस सर्किल। ठीक है, जहां पर इस ये जो लाइन ऑफ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका जो नॉर्मल है वो उससे टेंजेंट जा रहा है, दैट इज द बेस सर्किल। बेस सर्किल डेफिनेशन क्या होती है? ये जो नॉर्मल है इन दोनों के बीच का, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर ऐसे जाएगा, नॉर्मल यही तो होगा, अभी मैं समझाऊंगा फोर्स कैसे लग रही है इन दोनों के बीच में, उसका जो ये ऐसे जाएगा ना ऐसे, तो जिस सर्किल पर ये टेंजेंट हो, ठीक है, दैट इज द बेस सर्किल। ठीक है, बेस सर्किल। चलो, यहाँ पर ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गई चीजें। अब एक चीज और थी यहाँ पर, ये क्या होता है यहां से लेके यहां तक, इसे हम क्या बोलते हैं? अडेंडम। ठीक है, अडेंडा या अडेंडम। ठीक है, ये हो गया मेरा अडेंडम। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं ये वाला पार्ट, यहां से लेके यहां तक, डिडेंडम। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं डिडेंडम। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ठीक, अगर मैं ये वाले पार्ट पूछता हूं तो ये वाला कितना है यहां से यहां तक? दिस इज क्लियरेंस। ठीक है, ये है मेरा क्लियरेंस। अब एक चीज और होती है, क्या चीज? यहाँ ये देखिएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, दिस इज, ये क्या है? ध्यान से देखो, मैंने ब्लू लाइन से टच कराया है। नहीं नहीं, ऊपर पहले ये समझो, मैंने यहाँ क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये वाली चीज ज्यादा करूंगा तो होच पोच हो जाएगा। मैंने वही चीज यहाँ दिखा रखी है ऐसे, ये जो ग्रीन वाला है यहाँ से आ रहा है, ब्लू वाला ये आ रहा है, ब्लू वाला लास्ट में ये आ रहा है, मैंने ये टोटल लिया। अडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस है, ये प्लस क्लियरेंस है, तो भी गड़बड़ हो रहा है। देखो, अडेंडम यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ आपने खुद, डिडेंडम यहाँ इस पिंक, इस सॉरी येलो से आपने ब्लू तक क्या लिखा है? डिडेंडम, तो ये तो डिडेंडम हो गया। अब उसमें माइनस क्लियरेंस करोगे तो भी गड़बड़। वही खुद सोचो ना, ये तो फिर तो भी गड़बड़ हो रहा है। इसे हम बोलते हैं टोटल डेप्थ। दिस इज द टोटल डेप्थ। ठीक है, जो यहाँ पर होती है, जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें हमारा इंटरफेरेंस वाला पार्ट भी आ जाता है, कि इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए क्लियरेंस रखनी है, ये होती है टोटल डेप्थ। इस टोटल डेप्थ में मेरा ऊपर वाला ये जो गियर होता है ये जाना नहीं चाहिए। ये गियर कहां तक जाना चाहिए? जो ऊपर वाला येलो कलर वाला, मतलब गियर 2 का जो टूथ है, वो कहां तक जाना चाहिए? वो क्या ब्लू तक जाना चाहिए? नहीं, वो कहां तक जाना चाहिए? इस पिंक तक। ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस होती है, डेप्थ होती है, इसे हम बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। बहुत बढ़िया, ये होती है मेरी वर्किंग डेप्थ, जहां पर इंटरफेरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, क्योंकि क्लियरेंस में हम इंटरफेरेंस वाले पार्ट को ही हटा देते हैं। ठीक है, इससे ऊपर ऊपर गियर टूथ, ये वाला सेकंड वाला गियर टूथ घूमता जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद आ गई हैं। ठीक है, एक होता था फेस विथ। फेस विथ कहाँ होती थी? ये वाली। टूथ टूथ विथ कौन सी हो गई? ये वाली। ठीक है, फेस विथ हो गई ये वाली ऊपर वाली, टूथ विथ ये वाली, सॉरी विथ, ये थिकनेस है, विथ विथ, यहाँ पर विथ क्या है? यहाँ पर है ये वाली, ये चीज, ये दिस द विथ। ठीक है, टूथ विथ जो है, विथ क्या होगी? चौड़ाई ना उसकी, तो चौड़ाई ये होती है, ये होती है थिकनेस। ये है क्या? हमारी थिकनेस। और थिकनेस हम कहां पर लेके चलते हैं जनरली? यहां से यहां तक की। ठीक है, पिच सर्कल पर हम टूथ थिकनेस ये बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टूथ थिकनेस, ऐसे टी से रिप्रेजेंट कर दिया। पिच सर्कल पर टूथ थिकनेस। ऐसे ही पिच सर्कल पर जो हमारी टूथ स्पेसिंग होती है वो कौन सी होती है? पिच सर्कल पर टूथ स्पेसिंग वो होती है हमारे पास ये, एक सेकेंड, ये वाली चीज, यहां से लेके यहां तक, ये है हमारी क्या? टूथ स्पेसिंग। ठीक है, ये होगी टूथ स्पेसिंग यहां से लेके यहाँ, पिच सर्कल के हिसाब से। ऐसे तो स्पेसिंग यहाँ बहुत ज्यादा है, हम कहां से लेते हैं? पिच सर्कल। तो पिच सर्कल टूथ स्पेसिंग ये हो गई, ये हमारी टूथ थिकनेस हो गई। टूथ थिकनेस शुड बी इक्वल टू टूथ स्पेसिंग। अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या प्रोसीजर यहाँ पर यूज होता है? एक वर्ड यूज होता है, कौन सा वर्ड यूज होता है वो? बैकलेस, वेरी गुड, दैट इज द बैकलेस। बैकलेस में क्या होता है?
टूथ स्पेसिंग माइनस टूथ थिकनेस, ठीक है। तो एक गैप बचता है जिसकी वजह से क्या होते हैं, जर्क आते हैं, है ना। अगर यहाँ पर टूथ थिकनेस और टूथ स्पेसिंग बराबर है तो ग्रेजुअली मतलब यहाँ पर लोड लगेगा, बट अगर टूथ थिकनेस से टूथ स्पेसिंग बड़ी है तो क्या होगा, इम्पैक्ट एकदम से आएगा, क्योंकि वहां पर बैकलेस आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है वहां पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा टूथ स्पेसिंग माइनस टूथ थिकनेस, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस एज द बैकलेस। नहीं, टूथ स्पेसिंग, टूथ के बीच में स्पेस, खाली जगह, टूथ स्पेसिंग, है ना। और ये हो गया टूथ थिकनेस। टूथ विड्थ होती है ये वाली बी, ये जो बी है दैट इज द टूथ विड्थ। ये 3D में आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन है, ठीक। तो ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई। अब इसी टर्मिनोलॉजी में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि आपने अभी मुझे बताया अडेंडम, ठीक है। ये जो अडेंडम था ये किसके बराबर होता है, अडेंडम जो होता है वो जनरली किसके बराबर होता है, एम की। ये जो अडेंडम था इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस चीज से। ये जो अडेंडम आपने लिखा इसको मैंने लिखा ए, यहाँ से E। बात क्लियर है, ये हो गया ए, ठीक है। ये जो डिडेंडम था इसे लिख दिया मैंने डी, यहाँ से ये डी, क्लियर है, ठीक है। इसे क्लियरेंस को लिख दिया मैंने सी, छोटा सा ये सी, ठीक। तो ये तीन चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ। अब उन तीनों चीजों की मैं वैल्यू बता रहा हूँ। अडेंडम क्या है, ए, इस ए की वैल्यू हम किसके बराबर रखते हैं, एम के। अब ये एम क्या होता है अभी बात करेंगे, एम के, या फिर और इसकी वैल्यू होती है 0.8 एम की, ठीक है। अभी इन चीजों के बारे में बात करूंगा आगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसके बारे में बात करने से पहले हम पहले वो चीजें लिख लेते हैं। डिडेंडम, अडेंडम हो गया, उसके बाद डिडेंडम हो गया। डिडेंडम क्या हो गया हमारा, डिडेंडम हो गया डी, जिसकी वैल्यू होती है 1.157 एम, ठीक है। डिडेंडम की होती है 1.157 एम। और ऐसे ही हमारी क्लियरेंस सी की वैल्यू होती है, क्लियरेंस की, ये स्टैंडर्ड वैल्यू जनरली हम लेके चलते हैं, ठीक है। जनरली टूथ के लिए हम यही लेके चलते हैं। सी की वैल्यू होती है 0.157 एम, ठीक है, 0.157 एम, है ना। ये आपके उसमें आ जाती है एग्जाम्स में, ये पर्टिकुलर कि अडेंडम क्या होता है, कितना हो सकता है। वो आपको एम की वैल्यू दे दी, आपसे डायरेक्टली वैल्यू पूछ ली, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। 0.8 एम अभी आपको बताऊंगा मैं क्या होता है। जनरली आपका आंसर होना चाहिए एम, ठीक है। तो अब समझ पा रहे हो कि ये वाली जो चीज है ये बेसिकली क्या है, मैं अलग से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये है हमारे लिए एम, एम के बराबर। ये एम क्या है भी बताऊंगा, मैग्नीट्यूड में एम के बराबर आ गया ए, ठीक है। यहां से यहां तक ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 1.157 एम, ठीक है। और उसमें ये क्या है, वन का इतने टाइम्स है ना 1.157, तो 1 पॉइंट जो 0.157 है वो जो बच्चा है वही हमारा क्या होता है, क्लियरेंस। दिस इज द 0.157 एम, ठीक है। तो ये एक तरह से 2m के आसपास है, m प्लस m, ठीक है। बट उस m का क्या पार्ट है, ये 1.157 है, और इस क्लियरेंस में ये वाली सी जी है। तो एक तरह से वर्किंग डेप्थ कितनी हो गई, अगर मैं आपसे पूछता हूँ वर्किंग डेप्थ कितनी है, वर्किंग डेप्थ का आंसर दो। उम्मीद है आंसर सही आएगा आपका, क्या आएगा, m प्लस m, क्योंकि 0.157 जो एक्स्ट्रा था वो तो क्लियरेंस में है, तो ये कितनी हो गई 2m, क्लियर। और अगर मैं टोटल डेप्थ की बात करूं तो 2.157 एम, ये मीटर नहीं है, गलती मत कर देना, ठीक है। ये है एम मॉड्यूल, जिसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना आना चाहिए, वो चीज मैं भी बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर उन चीजों को मैं लिख देता हूँ। ये क्लियरेंस हो गया, यहाँ से टोटल डेप्थ आ गई आपकी, टोटल डेप्थ हो गई यहाँ से 2.157 एम, एंड वर्किंग डेप्थ हो गई 2 एम, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, दिस इज फॉर फुल डेप्थ एंड दिस इज फॉर स्टब टूथ, ठीक है। यहाँ तक ये वाला पार्ट हुआ। अब चलते हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजी की तरफ, ठीक है, यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज में एक चीज देखिएगा, सबसे पहले आता है हमारे पास, पहले पिच डायमीटर ले लो, ऐसे लिख दो, पिच डायमीटर। ये क्या है मेरा, इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ डी से, दिस इज पिच डायमीटर, समझ रहे हो ना। अब ये D1 हो D2 हो वो डिपेंड करेगा, है ना। 1 है तो उसके लिए D1, इसके लिए D2, तो वो आपके लिए अंडरस्टूड है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। पिच डायमीटर हो गया D। ऐसे हमारे पास सर्कुलर पिच क्या आती है, सर्कुलर पिच, दैट इज द सर्कुलर पिच, दैट इज द पाई dy z या t, ठीक है।
पाई डी वाई टी, टी क्या है यहाँ पर, मैंने जेड ले रखा है ना, तो पाई डी वाई जेड, ठीक है। आप टी से भी याद रख सकते हैं, जैसे जनरली आप याद रखते हो, यहाँ पर मैं टॉर्क मत समझ लेना बस इसे, ठीक है। ये हमारा टी है, क्योंकि जनरली ऐसे याद रखते हैं हम, पाई डी वाई टी, ठीक है। तो पाई डी वाई टी, यहाँ पर एक होती है डायमेट्रल पिच, डायमेट्रल पिच, इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट विल बी टी वाई डी, और ये जनरली इंचेस में ली जाती है, इंचेस, टूथ पर इंचेस ये ली जाती है, टूथ या नंबर, एक तरह से नंबर आ गए, टूथ पर इंचेस, ठीक है। ये हमारी जनरली ली जाती है एमएम और सेंटीमीटर्स में, ठीक है। ये वाली चीज चलती है इंचेस में, ये चलती है एमएम या सेंटीमीटर्स में, है ना। इंचेस और सेंटीमीटर वाला कॉन्सेप्ट अलग होता है ना, तो ये जनरली इंचेस ली जाती है, ये सेंटीमीटर्स ली जाती है, ठीक है। ये चीज यहाँ तक हो गई, छोटी छोटी चीजें। उसके बाद अब आ गया मैं, अब लेके चला मॉड्यूल। मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है, एम इक्वल टू डी वाई टी, बहुत बढ़िया, एम इक्वल टू डी वाई टी। डी वाई टी हमारा क्या हो जाएगा, जो सेंटीमीटर पर टूथ, एक तरह से क्या हो गया, सेंटीमीटर पर टूथ, मतलब उस टूथ ने कितना सेंटीमीटर अपने आप में कवर कर रखा है, सेंटीमीटर पर टूथ, दैट इज द एम, ठीक है। अगर हमारे पास डायमीटर जो है वो मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर और हमारे पास टूथ कितने हैं, मान लीजिए 25 है, तो हमारे पास एम, एम कितना हो गया, 50/25 मतलब 2 का, ठीक है। तो एम क्या है, 2, मतलब 2 सेंटीमीटर पर टूथ ने उसे कवर कर रखा है। समझ रहे हो, ये सर्कुलर है ये चीज, पहली चीज एक तरह सर्कुलर वाली बात हो रही है, सर्कुलर को हमने तोड़ा, ये सर्कुलर थी, ये कितना है पाई डी, ये है पाई डी, और हम बात क्या कर रहे हैं इसकी, डी वाई टी की। पाई डी वाई टी करोगे, पाई डी वाई टी करोगे, मतलब पाई डी की वैल्यू अगर आप कहते हो कि पाई डी की वैल्यू मेरी 100 आ रही है ना, और नंबर ऑफ टीथ मेरे कितने 25 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 4। ये 4 सेंटीमीटर कैसे सोचोगे अपने माइंड में, ऐसे लेके आर्क वाइज, समझ रहे हो, दैट इज द 4 सेंटीमीटर आर्क वाइज। ये है मेरी सर्कुलर पिच, इस चीज को थोड़ा सा समझना, दिस इज द सर्कुलर पिच, ठीक है। जबकि जो मेरे पास ये है, क्या बोलते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल है डायमीटर, ये है मेरा एक टूथ है, उस सॉरी एक गियर है, उसका डायमीटर ये है, डायमीटर मैंने मान लिया 50 है, 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर बाई इसके नंबर ऑफ टीथ कितने हैं 25 हैं, तो यहाँ क्या हुआ कि 2 सेंटीमीटर ये है मेरा मॉड्यूल, समझो इस चीज को, ये क्या है मेरा मॉड्यूल, यहां से यहां भी क्या है 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां भी 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का जो ये वाली चीज लेके चल रहा हूं दैट इज द मॉड्यूल, कि इस 2 सेंटीमीटर में एक गियर, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये चीज है सर्कुलर पिच, और ये है हमारा मॉड्यूल का सेंस, कि एक गियर, उसमें अगर उसके डायमीटर को मैं सीधा नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर लूं, तो वो जो डायमीटर कितने पार्ट में टूट रहा है, दैट इज द सिंपल मॉड्यूल, जबकि सर्कुलर पिच होती है ये। अब एक बात बताइए, सर्कुलर पिच एक तरह से हमारी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग होगी, या डायमीट्रल पिच, ये सॉरी ये वाली चीज हमारी कॉम्प्लिकेटेड होगी, ये वाली कॉम्प्लिकेटेड होगी, या ये वाली कैलकुलेशन बेसिस पर, कौन सी, सर्कुलर, क्यों, इसका आंसर दोगे, आर्क है, आर्क में एक चीज और दिख रही है, पाई, बहुत सही जा रहे हो, पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, सोचो जरा, उम्मीद है शायद पाई क्या होता है भाई, ठीक है, पाई क्या होता है बताइए, पाई इज दी, हमेशा इस चीज को अपने माइंड में रखा करो यार, आप एज ए इंजीनियर हो, जहां पर इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई होती है वो एक तरह से हमारे लिए डिफाइंड थिंग नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि आप बता ही ना सको कहां पर जाके एंड होंगे। अगर आप ये रिपीटेड बता दो चलो ठीक है, पता है कि कैसा जाएगा, इरेशनल का तो पता ही नहीं होता ना, 22/7 तो ऑलमोस्ट मान लेते हैं, जबकि एक्चुअल में 3.14 आगे पता नहीं क्या क्या, वो आज तक रटा नहीं गया, ठीक है। तो वही चीज है कि ये इरेशनल होता है, इस चीज को कॉम्प्लिकेसी को नॉर्मल करने के लिए हमने क्या यूज किया है, मॉड्यूल। तो m इक्वल टू डी वाई टी का कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। डायमीट्रल पिच पहले जो हुआ करती थी वो टूथ पर इंच, इंच के हिसाब से था, तो उसी को हमने स्टैंडर्ड वे में मॉड्यूल लिख दिया, है तो वही सेम चीज, बट यहाँ पर हम स्टैंडर्ड वे लेके चले तो हमने डी वाई टी लिखा, एक सिंपल वे। वहां पर क्या था, नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर, कॉम्प्लिकेटेड था, उल्टा था,
यहाँ हमने सिंपल उसको इस वर्डिंग में लिख लिया। दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द गियर। गियर को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम कौन सा यहाँ पर पैटर्न लेके चलते हैं, उसका हम पिच डायमीटर की स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करते हैं, या सर्कुलर पिच की, या डायमीटर पिच की, या मॉड्यूल की। हमेशा याद रखिएगा, गियर जो डिजाइन होता है, गियर को जो हम एक तरह से कैरेक्टराइज करते हैं, वो हम करते हैं मॉड्यूल के बेसिस पर, कि उसका मॉड्यूल कितना है। ठीक है, उस गियर का मॉड्यूल कितना है। हमारे लिए गियर और गियर मैचिंग के लिए इस गियर और इस गियर में मैचिंग हो विदाउट इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें आपने टॉम में पढ़ी हैं, बस एक बार रिकैप्चुलेशन कर रहा हूं। इस गियर और इस गियर में एक दूसरे में मैचिंग हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है इसका, कि सर पिच सर्किल इसके सेम होने चाहिए, यस और नो। पिच सर्किल इसके सेम होने चाहिए, मतलब डायमीटर इसके सेम होने चाहिए, यस और नो। जरूरी थोड़ी है, फिर तो फायदा ही नहीं है कुछ, है कि नहीं। पिच डायमीटर सही नहीं होनी चाहिए, नहीं। सर्कुलर पिच क्या सेम होनी चाहिए, सर्कुलर पिच सर्कुलर पिच सेम होंगी, ठीक है। डायमीटर पिच सेम होंगी। अब जो हमारे लिए एक्चुअल, जो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो किसका लिया गया है, मॉड्यूल का। ये जो चीजें हैं ये डिराइव किससे करोगे अब, मॉड्यूल से। कैसे, यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई एम, और इसको लिख सकते हैं 1/m। ठीक है, तो हम जो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं वो किससे कहते हैं, सीधे मॉड्यूल से। इसका मॉड्यूल, इसकी सर्कुलर पिच नहीं, वो अब एक तरह से एक एब्सोल्यूट हो गया है, ठीक है। मतलब उसको हम यूज नहीं करते हैं इस लैंग्वेज में, हम यूज क्या करते हैं, इसका M1 और इसका M2 शुड बी सेम। इफ M1 इज नॉट इक्वल टू M2, तो चाहे आप कितनी भी डायमीटर लेके चल लो, कितने भी नंबर ऑफ टीथ एडजस्ट कर लो, कितना भी उसका एडेंडम एडजस्ट कर लो, कभी भी इनमें मैचिंग या मेटिंग नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। चाहे आप कैसे भी करके सोच लो अपने माइंड में कि इसके साथ नंबर ऑफ टूथ मैं ज्यादा कर दूं और थोड़ा एडेंडम बढ़ा दूं और यहाँ का एडेंडम छोटा सा कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर रोटेशन हो जाएगा। कितना भी आप माइंड लगा लो, कितनी भी इमेजिनेशन कर लो, कभी भी ये एक दूसरे को चला नहीं सकते अगर M1 बराबर M2 नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। बात क्लियर हो गई है एकदम, ठीक है। M1 शुड बी इक्वल टू M2, तभी ये चीज मीटिंग में जाएगी। क्लियर, चलो। तो यही हमारे लिए क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द गियर। इसी के बेसिस पर हम गियर की डिजाइन का मेन मोटो लेके चलते हैं एम के बेसिस पर। तो उम्मीद है यहाँ तक ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये वाली छोटी छोटी चीजें हमने बात कर ली, एम की बात कर ली, पाई डी वाई टी के हिसाब से पाई एम बोल सकते हैं, ठीक है। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेसिकली टॉम के हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाता है क्या, कि सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच का प्रोडक्ट कितना होता है। तो कितना होगा सर्कुलर पिच का एंड डायमीट्रल पिच का प्रोडक्ट, ठीक है, पाई डी वाई टी एंड सॉरी पाई डी वाई, सर्कुलर पिच क्या है पाई डी वाई टी एंड डायमीटर पिच क्या है टी वाई डी, सो इट विल कम आउट एज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी सीधा आ जाता है, ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अपने डिजाइन पर्सपेक्टिव पर। यहाँ से हमारा मशीन डिजाइन शुरू हो जाता है। अभी तक की टॉम की कहानी याद आ गई, ठीक है। इंटरफेरेंस वगैरह की कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं वहीं पर बात कर लूंगा, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे अब इन चीजों की बात करते हैं, ठीक है। गियर रेशो की अभी बात करेंगे आगे आराम से, है ना। फिलहाल अभी हम फोर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने कॉन्टेक्ट समझ लिया है ना, जो कॉन्टेक्ट वाली बात हुई थी वो आपने समझ लिया है। अब उसकी फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं। फोर्स एनालिसिस क्या है, यहाँ पर एक गियर दिख रहा है ऐसे, ठीक है। इसका ये पॉइंट जो है ये क्या है, पिच सर्कल, बहुत बढ़िया। बस अब यही चीजें आपसे मुझे टॉम से चाहिए। ये क्या है मेरा पिच सर्कल, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को यहीं से बनता हुआ माना, तो ये वाली चीज मेरे लिए क्या बन के आ रही है, इसका नाम क्या होगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप समझ रहे हो, बेस सर्कल। ये हो जाएगा मेरा बेस सर्कल। मैंने बनाया भी कुछ इसी तरह का है इसे, यहाँ से ये चीज क्या जाएगी इस पर, टेंजेंट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेस सर्कल। मुझे अब क्लियरेंस वगैरह के बारे में नहीं बताना था, बस मुझे ये दो चीजें बतानी थी, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब ये जो इसका मेटिंग है किसके साथ हो रहा होगा, दूसरे गियर के साथ, ठीक है, ठीक। अब मैं गियर और पिनियन की बात और थोड़ी सी बता दूं आपको, ये चलो अभी थोड़ा सा डिले बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं फोर्स का, ठीक है। ये पिनियन क्या होता है और गियर क्या होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये जो चीज है इसको मैं रफली यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसे मैंने माना अभी गियर 1, अभी पिनियन नहीं बोल रहा, ठीक है। इसे मैंने माना गियर 2, ऐसे, दिस इज द गियर 2, ठीक है।
इस गियर 1 पर मान लीजिए ये ट्रूथ ऐसे आ रहा था, है ना, फिगर पर मत जाइएगा क्योंकि अभी आपके सामने ही बना रहा हूँ तो ऑब्वियस से गलत बन भी सकता है, ठीक है। ये चीज हमारी कुछ ऐसे आ रही है ना, मुझे बस मेन चीज क्या है, इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की कहानी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं गियर 1 को ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, गियर 1 को मैंने ऐसे घुमाया ओमेगा 1 से ऐसे घुमाया, तो ये जो पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट पर कहीं एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर लगा होगा। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जब ये चीज यहाँ लग रही है तो इसका नॉर्मली तो होगा ना ऐसे। ये जो इन दोनों के बीच की टेंजेंट है, इन दोनों के बीच की जो टेंजेंट है ये वाली, इस टेंजेंट पर ये क्या है, एक नॉर्मल लाइन है। और यही नॉर्मल लाइन फोर्स कैसे एक्सर्ट करेगी, क्या फोर्स ये ऐसे एक्सर्ट करेगी नीचे की तरफ, नहीं ना, ये अभी फोर्स कैसे एक्सर्ट कर रही है इनपुट टूथ से। ये जो गियर टूथ है सिर्फ और सिर्फ 2 टूथ ही मानो और कुछ मत मानो, तो ये जो फर्स्ट वाला टूथ है वो गियर 2 के इस वाले टूथ पर कैसे फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे करके, है ना। कभी भी ये ऐसे थोड़ी लगा रहा है सिर्फ और सिर्फ, ये ऐसे लगा रहा है। इसका मतलब इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को हम बोलते हैं यहाँ पर Fn, ठीक है, दैट इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की जो टेंजेंट है उसके नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो यही नॉर्मल फोर्स मैंने कहाँ दिखा दिया, यहाँ पर। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे इसके हिसाब से चीजों को दिखाना है। तो ये है हमारा रफ फिगर जो कि रियल में हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तरह से गियर 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं, वो गियर 1 इस पर फोर्स लगा रहा होगा ऐसे लेके आते हुए, ये गियर 1 इसके 90 डिग्री घुमा के ऊपर ले आओ और ये ऐसे लगा रहा है इस पर फोर्स, ठीक है। ये मेरा गियर 2 है, किधर को घूमेगा, इधर की ओर। ये क्या है, मोटर से कनेक्टेड है, नहीं, ये किससे है, मशीन से। मोटर से कनेक्टेड कौन सा है, गियर 1, वो घुमा रहा है, फोर्स लग रहा है इस पर। अब ये जो मैंने वर्डिंग बोली इस पर ध्यान दो, मैंने बेल्ट में भी आपसे ये बात करी थी कि एफबीडी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम किस का बन रहा है और किस पर बन रहा है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है कि आप गियर 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, गियर 2 का, ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है, गियर 2 का, गियर 1 का नहीं है, गियर 1 का भी बनाऊंगा अभी आगे। गियर 2 में क्या हो रहा है, एक लग रहा है Fn, किसकी वजह से, ये गियर 2 का फ्री बॉडी है तो इस पर लगने वाले फोर्स, इस पर लगने वाले फोर्स क्या है, एक Fn है, ठीक है, यहाँ पर एक Fn है। साथ ही कैसा होगा, इस Fn के कुछ अपोजिट में ये जो शाफ्ट बियरिंग में लगी हुई होगी, सोचो जरा, ये जो गियर की शाफ्ट है कहीं ना कहीं बियरिंग में या फिर किसी मशीन में लगी होगी, मशीन कहीं ना कहीं अपने स्टेटर से रुकी हुई होगी। तो जो बियरिंग है, बियरिंग मान लेते हैं फिलहाल, तो बियरिंग क्या करेंगी, इस Fn का अपोज करेंगे, तो ऑब्वियस है यहाँ पर भी क्या होंगी, कुछ ना कुछ फोर्सेस आएंगी। अभी इसकी कहानी ना थोड़ा सा हम रुक के करेंगे आराम से, इसको मैं समझाऊंगा कि शाफ्ट पे बेंडिंग कैसे आ रही है ना, यहाँ पर बताऊंगा अभी बेंडिंग मोमेंट कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। फिलहाल अभी Fn की बात सोचो, तो Fn का ये वाला पार्ट इसके ही अपोजिट यहाँ पर आ रही होगी, ये वाली चीज, है ना, जो शाफ्ट पर लग रही होगी, इसे मैंने बोल दिया Fn डैश, ऐसे मान लो, ठीक है, इसे शाफ्ट पर बोल दिया Fn डैश। अब यहाँ इसको अपने माइंड में क्या कर लो, फिक्स, ठीक है, फिक्स कर लो। अब सोचो, फिक्स कर लो, रोटेट मत कराना, अभी फिक्स करो। Fn का कौन सा पार्ट इसे रोटेट कराना चाहेगा, Fn का कौन सा पार्ट इसे रोटेट कराना चाहेगा, एक तो है रेडियल, रेडियल डायरेक्शन होती है रेडियस की डायरेक्शन में, एक होती है टेंजेंट जो कि टेंजेंट वाली होती है। तो अब बताइए कौन सा वाला इसको रोटेट कराना चाहेगा, अगर ये शाफ्ट रुकी हुई है तो टेंजेंट वाला, तो टेंजेंट डाल देते हैं यहाँ से, ये हमने डाली यहाँ से टेंजेंट, ऐसे ऐसे, दिस इज द टेंजेंट, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा एफ टी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इस चीज को देखता हूं तो ये वाली जो चीज है Fn डैश, वो Fn डैश इस Fn के बराबर प्रोड्यूस हुई थी शाफ्ट के अंदर, तो Fn का एक पार्ट और भी है जो इस शाफ्ट को कहीं और लेके जाना चाह रहा है, सोचो जरा, है ना, ऐसे वाला क्या कर रहा है, शाफ्ट को नीचे लेके जाना चाह रहा है, मतलब पुली को, इस गियर को नीचे गिराना चाह रहा है ये Fn का ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला जब गिराना चाहेगा तो शाफ्ट में क्या आएगी, एक रिएक्शन इस डायरेक्शन में ऐसे, तभी तो ये रुकेगी यहाँ पर। तो बियरिंग में ये चीजें होनी चाहिए, अगर ये चीजें बियरिंग में नहीं है, Ft डैश एंड Fr डैश, तो ये शाफ्ट क्या होगी, चली जाएगी, गिर जाएगी, जो भी चीजें होगी, बेंडिंग होगी, जो भी होगा उसमें वो एक तरह से ब्रेक हो जाएगी, अगर ये चीजें उसमें नहीं है, कैपेबल नहीं है वो इतना प्रोड्यूस करने के, ठीक है। तो यहाँ Ft है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर ये हो गई Fr, ये क्या है, रेडियल डायरेक्शन में, इसलिए Fr बोलते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसे Ft बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट और याद करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी और थी, वो टर्मिनोलॉजी क्या थी, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी और थी, इसका उम्मीद है आपको आंसर याद होगा। प्रेशर एंगल क्या हुआ करता था,
इसे हम डिनोट करते थे फाई से। वेरी गुड। ये प्रेशर एंगल क्या था? ये प्रेशर एंगल था, जैसे कि इस फिगर में हमने देखा था, यहाँ पर, यहाँ नहीं, इसमें वैसे था तो, बट इस ये प्रेशर एंगल क्या था? इन दोनों सेंटर पॉइंट के को मिला दो ऐसे, ठीक है। ये जो यहाँ पर नॉर्मल डाली गई है, इस नॉर्मल को ऐसे मिला दो यहाँ पर, ये इनका क्या है? पिच पॉइंट है। तो यहाँ से और इसके इस वाले लाइन से जो ये एंगल बन के आ रहा है, दैट इज द फाई। जो ये एंगल बन के आ रहा है, दैट इज द फाई, प्रेशर एंगल। ठीक है, टॉम में अच्छे से समझा भी था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत डेप्थ में नहीं लेके जा रहा, सिंपल फाई को दिखा रहा हूँ। दिस इज द प्रेशर एंगल। क्या कि जो नॉर्मल इस वाली नॉर्मल से एंगल बना रही है, ठीक है, ये हमारी जो सेंटर डिस्टेंस की नॉर्मल से, सेंटर की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी नॉर्मल से, जो हमारी एक्टिंग नॉर्मल, लाइन ऑफ एक्शन वाली नॉर्मल जो एंगल बना रही है, दैट इज द फाई, प्रेशर एंगल। ठीक है, कि मतलब कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो, एक तरह से ये समझा इस चीज को। ठीक, तो यहाँ पर ये जो फाई होगा, ये फाई इसमें कहां पर होगा? फाई इसमें कहां पर होगा? ये वाला फाई होगा या ये वाला फाई होगा? 1 होगा या 2 होगा? थोड़ा घुमाओ माइंड को। यहां समझ लिया आपने, यहाँ फाई इससे बोल रहा, ठीक है, वहां फाई किसे बोल रहे हो? टेंजेंट को घुमाना है बस, और कुछ नहीं करना है। कौन सा वाला होगा? 1 होगा या 2 होगा? भाई सिंपल सी बात है। अभी यहाँ समझ गए थे या नहीं? ये सिर्फ हाँ में हाँ मिला दी थी। यहाँ समझ गए थे, सेंटर के पॉइंट को मिलाओ, सेंटर के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये हो गई। इस सेंटर के पॉइंट पर क्या डालो? एक नॉर्मल डाल दी, ये वाली। ठीक है, सेंटर के पॉइंट को मिलाया, उस पर क्या डाल दी? एक नॉर्मल। कहां से डाली? पिच पॉइंट से। अब क्या करो, अब जो एक्शन वाली नॉर्मल थी, जो एक्शन वाली नॉर्मल, अभी एफएन जो आपने कहा था वो नॉर्मली तो कहा था, एक्शन वाली नॉर्मल, वो नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच का एंगल क्या था? फाई। यहां पर आपने किसके बता दिया? सेंटर पॉइंट के बीच की ये लाइन और एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन के बीच के आपके एंगल को आपने फाई बोल दिया। आपने ये वाला फाई नहीं बोला है ना, जबकि ये वाली चीज जो आपने बोली है वो एक्चुअल में ये वाली चीज आ रही है फिर, है ना, क्योंकि ये चीज हमने क्या कर दिया है? 90 डिग्री घुमा दी है। यहाँ पर ही हमने 90 डिग्री घुमा दिया ना, तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है? ये वाली लाइन ऑफ एक्शन, ये वाली है। दोनों सेंटर पॉइंट के बीच में जो नॉर्मल जा रही है वो ये वाली है। ये वाली तो उन दोनों की सेंटर डिस्टेंसेस हैं। सेंटर डिस्टेंस का नॉर्मल क्या है? ये वाला, एफ टी वाला। तो एफ टी वाले और एफ एन वाले के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? फाई। बात क्लियर है? ये हो गया फाई, दैट इज द प्रेशर एंगल। ठीक है, प्रेशर एंगल कितना होता है? अराउंड एंड अराउंड, कुछ याद है तो? फाई क्या होते थे प्रेशर एंगल? कुछ वैल्यूज याद होंगी आपको, जैसे कि 14.5, 20 डिग्री, आपने नाम भी पढ़े होंगे। 14.5 फुल डेप्थ, 20 डिग्री फुल डेप्थ या 20 डिग्री स्टब टूथ, इस तरह से टोम में इंटरफेरेंस के टाइम पर। वो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 2AW/sin²φ। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये इंटरफेरेंस के टाइम पर भी देखते हैं, और कितना हमारा प्रेशर एंगल होना चाहिए जिससे हम एक मिनिमम नंबर ऑफ टूथ रख सकें। मिनिमम नंबर ऑफ टूथ भी तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 टूथ का आपने गियर बना दिया, कभी नहीं बना पाओगे। 4 टूथ का कभी गियर नहीं बना सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ किसके बेसिस पर होते हैं? इस प्रेशर एंगल पे। और इस प्रेशर एंगल के बेसिस पर मिनिमम नंबर ऑफ टूथ का फॉर्मूला होता है 2AW/sin²φ। ये किसके लिए? इस पर गियर के लिए। मैं हेलिकल वेलिकल पढ़ाऊंगा नहीं, जरूरत भी नहीं है एमडी में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इसके हिसाब से चलेंगे, 2AW/sin²φ। ठीक है, तो 2AW/sin²φ, फाई की वैल्यू कुछ आपके हिसाब से है, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ टीथ मिनिमम आएंगे, कि इससे कम आप रख ही नहीं सकते हो। ये भी चीज मैं आगे लेके चलूंगा डिजाइन ऑफ गियर में, कि इससे नीचे नहीं रख सकते हो, तो कितने कितने गियर के नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए क्या आता है? 14 गियर। 14 गियर से ऊपर ही रखना है, या फिर 12 गियर अगर हमने फाई की वैल्यू और थोड़ी सी चेंज कर दी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि फाई की वैल्यू आप 0 डिग्री या 1 डिग्री रख दो ना। समझ रहे हो ना? आप 0 डिग्री या 1 डिग्री कैसे रखोगे? इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में कैसे वो सेट हो जाएगा? कभी सेट ही नहीं हो सकता। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल क्या कभी भी इस पर ऐसे टेंजेंशियली फोर्स ही लगाएगी? एफएन नहीं लगाएगी। एफएन की वैल्यू ऐसे हो जाए एफटी के बराबर, कभी ऐसा हो सकता है? एफएन पूरी की पूरी एफटी में कन्वर्ट हो जाए, कभी ऐसी प्रोफाइल दे सकती है? कभी नहीं। वो प्रोफाइल कब मिलेगी? जब आप रैक से लेके जा रहे हो, जब आप रैक से लेके जा रहे हो। समझ रहे हो ना? प्रेशर एंगल क्या होगा? जब रैक से जा रहे हो, रैक एंड पिनियन वाला हिसाब होता है ना, तो उसे ऐसे लेके जा रहे हो, बस उसे ऐसे नहीं रोटेट करा रहे हो, है ना। मतलब एक तरह से इनफाइनाइट हो गए। मतलब ये गियर कैसा हो गया? बिल्कुल ऐसे,
ठीक है, रेडियस इनफाइनाइट होगी तो वो ऐसे आएगा फिर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उस केस में वो वाली चीज आएगी। हमारे ये जो गियर वाले नॉर्मल चीजें हैं उसमें कभी भी आप फाई की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एफ एन इक्वल टू हो गया एफ टी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये फाई की वैल्यू की बात होगी, ठीक, यहाँ तक की कंडीशन। फाई 14.5 एंड 20 डिग्री, ठीक है। उसके बाद पिच सर्किल की बात हो गई थी हमारी, ये चीजें कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पर एक चीज जो फाई से हमें लेके चलना था वो क्या था, एफ एन की वैल्यू, सॉरी एफ टी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। एफ टी की वैल्यू यहाँ पर सिंपल हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला मैथ्स लगाना है। एफ टी क्या होगा, एफ एन कोस फाई, भाई जिधर की तरफ एंगल होता है उसका कोस लिया जाता है। एफ टी इक्वल टू एफ एन कोस फाई। मुझे डिजाइन के पर्सपेक्टिव से लेके चलना है आपको, ठीक है। एफ आर क्या होगा, एफ एन साइन फाई, बहुत बढ़िया। आप एफ एन निकाल सकते हो, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं कि कितना नॉर्मल फोर्स निकालना है, ठीक है, वो सेंस हमें लेके चलना है। तो एफ टी क्या है, एफ एन कोस फाई, एफ आर क्या है, एफ एन साइन फाई। अब एक बात बताइए, फाई क्या है, 14.5 या 20 डिग्री के आसपास, मतलब फाई की वैल्यू क्या है, स्मॉल। फाई की वैल्यू क्या है, स्मॉल, ठीक है। आपको गियर से बेसिकली करना क्या है, पहले पर्पस सोचो। आप फाई की वैल्यू ज्यादा क्यों नहीं रख रहे, आपको गियर में करना क्या है, पावर ट्रांसमिट। पावर ट्रांसमिट किसके सेंस में कर रहे हो, पावर ट्रांसमिट किसके सेंस में कर रहे हो, रोटेशन या लीनियर, रोटेशन। अगर रोटेशन से कर रहे हो तो ऑब्वियस है पावर के फॉर्मूला क्या होगा, टी ओमेगा, ठीक है। पावर का फॉर्मूला है टी ओमेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आप जितना ज्यादा उसमें रोटेशन या टॉर्क लेके आ रहे हो उतना ज्यादा बढ़िया, पावर उतनी ज्यादा अच्छी ट्रांसमिट हो रही है। पावर ज्यादा ट्रांसमिट होने के लिए फाई हमारा अगर ज्यादा हो गया, फाई हमारा अगर ज्यादा हो गया तो जरा सोचो, जब हमें ट्रांसमिट करनी है पावर इन द सेंस ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन के लिए ये होना चाहिए। अभी आपने समझाया था मुझे, खुद ही आपने कहा था कि अगर हमें यहाँ पर देखना है तो यहाँ जो रोटेशन के लिए है एफ टी जिम्मेदार है, ना कि एफ आर। एफ आर रोटेशन कराएगा क्या, नहीं। एफ आर तो और तरह से हमारी बियरिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर नहीं तो फिर बियरिंग टूट जाएगी अगर एफ आर ज्यादा लेके चलोगे तो इसीलिए एफ टी की वैल्यू ज्यादा करने के लिए आपको फाई की वैल्यू क्या करनी होगी, कम, है ना। साफ दिख रहा है यहाँ से, मैथ्स के हिसाब से यही तो होता है। अगर ये चीज हमारी ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये चीज ज्यादा आएगी और ये चीज क्या आएगी, कम। ऐसे तो होते हैं इसके घटक, इसके रिजोल्यूशन हम ऐसे तो करते हैं। मान लीजिए 50 है, 50 का ये वाला पार्ट में ज्यादा करना है तो ये वाला एंगल क्या होगा, कम। तभी तो आप इसके ये वाला रिजोल्यूशन ज्यादा करोगे, ये रिजोल्यूशन कम करोगे, यही तो होता है सिंपल मैथ्स। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ देख सकते हैं कि फाई की वैल्यू जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा एफ आर बढ़ेगा, तो गियर का पर्पज ही खराब हो गया। पर्पस क्या है, यहाँ पर रोटेशन प्रोवाइड करना। अगर आप एफ आर ज्यादा लेके चल रहे हो तो क्यों भाई इतने ज्यादा पैसे आ रहे तो कहीं और ही लगा दो। बात क्लियर हो रही है ना। तो यहाँ इसीलिए फाई की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल, ठीक है। शुड भी लिख सकते हो यहाँ पर क्लियर रखने के लिए, फाई शुड बी स्मॉल। और अगर फाई स्मॉल है तो अब बताइए, अगर फाई स्मॉल है तो कोस फाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, कोस फाई की वैल्यू। अगर फाई स्मॉल है तो फिर से गड़बड़ कर रहे हो, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको ये समझाया था, ठीक है। कोस फाई की वैल्यू क्या लिखते हैं, अगर फाई की वैल्यू T1/T2 बेल्ट रेशियो में समझाया भी था। कोस फाई की वैल्यू अगर फाई स्मॉल है तो ये होती है हमारी 1 के अप्रोक्स, है ना। और अगर हम बात करें साइन फाई की, तो साइन फाई की वैल्यू किसके अप्रोक्स होती है, 0 या फिर फाई के अप्रोक्स, है ना, मतलब कम वैल्यू के अप्रोक्स। तो बस यहाँ पर यही सेंस ले सकते हैं कि यहाँ अगर फाई हमारा स्मॉल है तो एफ टी क्या होगा, ज्यादा, है ना। फाई अगर स्मॉल है तो कोस फाई की वैल्यू क्या है, 1 के आसपास, जबकि साइन फाई की वैल्यू है 0 के आसपास। सो एफ टी इज ग्रेटर देन एफ आर। बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। पहली चीज तो ये कि हम फाई स्मॉल क्यों लेते हैं वो मैंने समझाया। उसके बाद मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, अगर फाई स्मॉल लिया जा रहा है तो एफ टी शुड बी ग्रेटर देन एफ आर। यस और नो, ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो इस गियर की डिजाइन में, ये मेरा गियर डिजाइन चल रहा है, इस गियर की डिजाइन में हमने एक चीज तो समझ ली, क्या चीज, कि हम एफ आर को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम एफ आर की वैल्यू, क्योंकि मुझे क्या डिजाइन करना है, एफ टी, यहाँ एफ आर क्या आ रहा है, छोटा, समझो इस चीज को, एफ आर की वैल्यू आ रही है कम, तो डिजाइन में हम जो नेग्लिजिबल चीजें हैं उनको लेते हैं क्या, तो एफ आर को हम क्या कर सकते हैं, साइड के डिजाइन में एफ आर ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि हम फाई को क्या लेके चल रहे हैं, पहले से ही कम। तो एफ आर क्या होगा, कम होगा, तो डिजाइन में दिक्कत नहीं आएगी। मुझे डिजाइन किसके ऊपर चाहिए, सिर्फ एफ टी के। कौन सी डिजाइन का मतलब क्या होता है, डिजाइन का मतलब होता है किसी की डायमेंशन को सेफ कंडीशन में निकालना।
तो सेफ कंडीशन में निकालने के लिए आप एफटी के बेसिस पर क्या निकालोगे, उसमें स्ट्रेसेस, वो स्ट्रेसेस मेरी झेल जाएगी, एफटी काम खत्म, है ना। एफआर क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब अगर एफटी झेल गया तो एफआर तो झेल ही जाएगा, उससे हमें टेंशन ही नहीं लेनी है। तो डिजाइन में फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, ये हमारे लिए वो स्टेप है जहां से हमने एफआर को नेग्लेक्ट मानना शुरू किया। एफटी ही है जो हमारा रोटेशन करवाने के काम आ रहा है, टेंजेंशियल फोर्स। एफटी से गियर चल रहा है, एफआर एक्सियल फोर्सेस लगा रहा है, मतलब एफआर क्या कर रहा है, बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है शाफ्ट के अंदर, और गियर को क्या कर रहा है, इधर की तरफ, मतलब कंप्रेसिव, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स। देखो ये गियर के लिए, गियर अगर सॉलिड मटेरियल है, यहाँ से यहाँ तक गियर ले लो, ठीक है, इस चीज को अभी फिलहाल भूल जाओ, तो ये यहाँ से यहाँ तक गियर है, इस गियर में ये एफआर क्या कर रहा है, कंप्रेशन, कंप्रेशन ही तो कर रहा है, ये रोटेशन का तो काम ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हमारे लिए वेस्ट था, और इसको वेस्ट ही बनाने के लिए हम क्या रखते हैं, फाई को स्मॉल। बात क्लियर है। अगर फाई ज्यादा रखोगे तो डिजाइन किसके बेसिस पर होगा, एफआर के, और एफआर के अगर बेसिस पर डिजाइन हो रहा है तो वो गियर का काम ही नहीं करता, वो तो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस को झेलने के लिए काम कर रहा है। डिजाइन कंप्रेसिव फोर्स को झेलने के लिए किया जा रहा है, तो गियर में क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, फिर तो रोटेशन कराओ ही मत ना, उसको सिर्फ कंप्रेस करना है तो एक बार लगा दो। बात क्लियर हो रही है ना। गियर तो तब यूजफुल है ना जब एफटी जा रहा हो, एकदम क्लियर। ठीक है, आगे चले, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने क्या आउटकम निकाला कि हमारा एफ आर शुड बी लेस देन एफ टी। ठीक है, कहाँ कैसे होगा, जब हमारा फाई स्मॉल रखेंगे, फाई ज्यादा रखोगे तो गियर का कोई डिजाइन करने का मतलब ही नहीं। कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू गियर टूथ, जैसे कि मैंने इस फिगर को फिर से रखा है यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू गियर टूथ एंड विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट वाला आगे, विद रिस्पेक्ट टू गियर टूथ, एफ आर क्या है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, जो अभी मैंने आपको समझाया था। विद रिस्पेक्ट टू गियर टूथ एफ आर क्या लग रहा है यहाँ पर, ये एफ आर दैट इज द एक्सियल कंप्रेसिव लोड एंड एफ टी इज द टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि ट्रांसवर्स शियर फोर्स। इसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स शियर फोर्स। जहां शाफ्ट है उसको क्या मानो, गियर को, रुका हुआ। शाफ्ट के रेस्पेक्ट में गियर को मानोगे रुका हुआ। ठीक है, ये चीज गियर इसके साथ ही तो जुड़ा हुआ है शाफ्ट के, है ना। शाफ्ट रोटेट कर रही है तो गियर रोटेट कर रही है, बट अगर लैंग्वेज ऐसे देखोगे तो शाफ्ट के रेस्पेक्ट में गियर क्या है, शाफ्ट के रेस्पेक्ट में गियर क्या है, रोटेट कर रहा है या रुका हुआ है, सोच के आंसर देना। शाफ्ट के रेस्पेक्ट में गियर क्या है, रुका हुआ। शाफ्ट के रेस्पेक्ट में शाफ्ट घूम रही है तो गियर भी घूम रहा है। अर्थ के रेस्पेक्ट में आप क्या हो, रुके हुए हो ना, तो बस शाफ्ट के रेस्पेक्ट में गियर क्या है, रुका हुआ। बात क्लियर है ना, दिख रहा है ना। गियर पर बैठ जाओ, अपने आप को सोचो क्या होगा जब शाफ्ट घूमेगी तो गियर भी घूमेगा, तो उसके रेस्पेक्ट में तो रुका हुआ है ना। अर्थ किसके रेस्पेक्ट में घूम रही है, सन के, ठीक है, या अदर प्लैनेट्स के। इसका मतलब शाफ्ट किसके रेस्पेक्ट में घूम रही है, बियरिंग्स के। ठीक है, और बियरिंग्स के रेस्पेक्ट में गियर भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो यही सेंस हमारा इस तरह से लिया जा रहा है कि एफ आर और एफ टी, तो एफ टी हमारे लिए क्या है, सॉरी ट्रांसवर्स शियर फोर्स। क्योंकि अगर हम इस चीज को ऐसे दिखा दें, अब ऐसे थोड़ा सा एज्यूम करो, ऐसे ये चीज होगी, तो एफ टी क्या है, एक तरह से मेरा सौम्य समझाया हुआ है, एफ टी क्या है, ट्रांसवर्स शियर फोर्स, है ना। इस रेफरेंस कौन सी है मेरी, यही तो होगी रेफरेंस, है ना। रेफरेंस क्या होगी मेरी, ये वाली चीज, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन के क्या कर रहा है, ये पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रांसवर्स शियर फोर्स। क्लियर, टीएसएल लग रहा है। एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स मेरा क्या है, अब आपको पता है एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स मेरा क्या है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, ठीक है, ये हमने अभी प्रूफ किया, एज कंपेयर टू एफ। बात क्लियर है, ठीक है। चलो यहां अब आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं, एफ टी का काम चल रहा है। 3 स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन द गियर टूथ। अब स्ट्रेसेस समझते हैं, पहले फोर्सेस हो गई, अब स्ट्रेसेस। इनकी वजह से कौन कौन सी स्ट्रेसेस हैं, अभी सबकी वजह से, उसके बाद उसमें से देखेंगे कौन सी स्ट्रेस हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी या नहीं, पहले वो चीज सोचो कि आ भी रही है या नहीं। तो यहाँ पर एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है, ठीक है, आ रही है। ठीक, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस किसकी वजह से, ड्यू टू एफ आर, मतलब एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। बात क्लियर है, ये चीज यहाँ तक। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है क्या, ये और बताओ। सोम पढ़ा हुआ है तो ये चीजें एकदम क्लियर होगी। बेंडिंग स्ट्रेस किसकी वजह से आएगी, एफ टी की वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस अगर नहीं होती
ये एलिमेंटल स्टडी होती तो फिर क्या होता, यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री स्टडीज होती, बेंडिंग होती नहीं। यहाँ पर बेंडिंग है, मान लीजिए कितनी लेंथ का है, ये टी थिकनेस, टी लेंथ का है, ऐसे कुछ मान लिया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा, या एच लेंथ मान लो, कुछ ना कुछ तो आएगा, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी, सिग्मा बी आएगी। ठीक है, कहाँ पर होगी सिग्मा बी मैक्सिमम? फिगर को अपने माइंड में ना 90 डिग्री घुमा लिया करो, जैसे हमने वहां पढ़े थे उस पे 90 डिग्री घुमा हुआ है। मतलब अगर मैं इसे ऐसे रखूं तो, है ना, कहां पर मैक्सिमम आएगी, ये डिस्टेंस एच, यहाँ पर एफ टी लग रहा है, कहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी बेंडिंग वाली? एच पर आएगी भाई, सिंपल, याद नहीं है? बीएमडी भूल गए हो? बीएमडी इसका भूल गए? बीएमडी इसका क्या होता? पॉइंट लोड। पॉइंट लोड मतलब पी इंटू एल। पी इंटू एल कहाँ आएगा? चीजें ना रिवाइज करना शुरू कर दो, मान जाओ। ठीक है, तो पी एल यहाँ पर होगा मोमेंट। मोमेंट यहाँ मैक्सिमम, आपको वो फॉर्मूला याद है चैप्टर 4 का? चैप्टर 3 में ये था, चैप्टर 4 में क्या था? सिग्मा बी एट वाई अपॉन में वाई इक्वल टू एम आर अपॉन में आई एन ए। तो एम आर कितना ज्यादा है यहाँ, सबसे ज्यादा पीएल यहाँ पर है, इसका मतलब सिग्मा बी एट वाई जो आएगी मेरी मैक्सिमम, वो कहाँ आएगी? यहाँ पर, जिसमें एम की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो कहां पर होगा वो? फिक्स पर। इसका मतलब कहां पर क्रिटिकल होगा? ये वाला पॉइंट। इसका मतलब ये वाली चीज क्या है मेरी? क्रिटिकल। जो मेरा गियर टूटेगा वो यहां से टूटेगा, ना कि यहां से, है कि नहीं? क्लियर है? तो इसमें क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इस चीज को तो हम सीधा लिख सकते हैं ड्यू टू, किसकी वजह से? एफ टी की वजह से। मतलब ट्रांसवर्स शियर लोड की वजह से क्या आया? बेंडिंग आया। और उसकी वजह से क्या आएगा? मतलब ट्रांसवर्स शियर लोड की वजह से क्या आया? एम आर आया, मतलब रेजिस्टिंग मोमेंट। उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है? बेंडिंग स्ट्रेसेस, मतलब सिग्मा बी। ठीक है, अगर बेंडिंग, अगर बीएम ही ना आए, अगर बेंडिंग मोमेंट ही जीरो आए, तो वहां स्ट्रेस भी जीरो होती है। और अगर बेंडिंग मोमेंट है वहां पर, तो स्ट्रेस 100% होगी। बात क्लियर है? बेंडिंग वाली स्ट्रेस। ठीक, उसके बाद शियर स्ट्रेस। कौन सी वाली शियर स्ट्रेस? कौन सी वाली शियर स्ट्रेस याद है? चैप्टर 4। चैप्टर 4 में मैंने आपको पार्ट के हिसाब से पढ़ाया था। फर्स्ट पार्ट था जिसमें प्योर बेंडिंग थी, जिसमें मोमेंट ही सिर्फ और सिर्फ मोमेंट लग रहे थे। सेकंड पार्ट था जिसमें हमने क्या पढ़ा था? ये वाली चीजें, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड, पॉइंट लोड की वजह से एक शियर स्ट्रेस आती थी, वो क्या हुआ करती थी? फॉर्मूला भूल गए हो? टाउ एट वाई इक्वल टू पी ए वाई बार अपॉन आई एन ए इंटू बी। जहां आई सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, भूल गए हो सारी चीजें? पी ए वाई बार अपॉन आई एन इंटू बी। ए वाई बार वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक फाइबर है, उस फाइबर से ऊपर भी ए वाई बार सेम होता है, उस फाइबर से नीचे भी ए वाई बार सेम होता है। ठीक है, दिनों को याद रखो, समेट के रखो, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ टाउ एट वाई की जो वैल्यू होती है, अब आपको याद होगा कि इस केस में टाउ एट वाई, एक बात बताइए, सिग्मा जो है, सिग्मा बी कहां पर मैक्सिमम होता है? सिग्मा बी कहां पर मैक्सिमम होता है? मैं इस चीज को फिलहाल यहाँ लिख देता हूं, ये किसकी वजह से? ड्यू टू, ये और बता दीजिए मुझे, ड्यू टू एफ टी होगा या एफ आर होगा? क्योंकि दो ही फोर्स है, एफ टी या एफ आर, है ना? ये किसकी वजह से होगा? एफ टी। ये क्या है? ये है हमारा ट्रांसफर शियर लोड, और ये मुझे दे रहा है टाउ एट वाई इक्वल टू पी ए वाई बार अपॉन आई एन एन टू बी वाला कॉन्सेप्ट, उसकी वाली शियर स्ट्रेस। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इतने ऐसे ऐसे फिगर ना बना के एक अलग स्लाइड में सीक्वेंस वाइज फिगर बना रहा हूँ। सीक्वेंसली फिगर कैसे? मान लीजिए वो गियर टूथ जो आपने बनाया था वो ये था, पर देखो मैं 90 डिग्री घुमा दिया करूंगा, प्लीज उसको थोड़ा सा कंसिडर करते रहना, है ना? जो मैंने उसमें फिगर बनाया वो ऐसे दिखाया था, इसमें ऐसे दिखाती है, जिससे कि आपको फिगर याद आ जाए। अगर हमने इसको ऐसे लिया तो एफ टी मान लो मैं ऐसे लगा रहा हूँ, एफ एन किधर की ओर हो गया? ऐसे, एग्जाम्पल के तौर पर इधर ऐसे घुमाया जा रहा है इसको। ठीक है, तो एफ एन ये हो गया, इधर वाले टूथ की वजह से इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो एफ एन, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, इधर वाला टूथ अगर लगाएगा तो इस पर किधर की ओर फोर्स लगाएगा? हाँ, जो डायरेक्शन है वो मैंने थोड़ी गलत ले ली थी, ऐसे, है ना भाई? इधर वाला जो टूथ है वो इस पर ऐसे लेके आएगा ना, इस चीज पर ऐसे अपनी तरफ थोड़ी खींचेगा। ठीक है, अपनी तरफ से बाहर फेंकेगा ना। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब ये जो चीज है, इसका कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एफ टी, जबकि ये वाला पार्ट कहलाएगा इसका एफ आर। बात क्लियर है? चलो, एफ टी की वजह से ये पॉइंट मैं यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, जहां पर भी आपका कॉन्टेक्ट चल रहा है, तो मैंने बीच में ले लिया, क्योंकि आपको याद होगा कॉन्टेक्ट कहाँ से होता है, टॉम में याद करो, कॉन्टेक्ट कहाँ से होता है? कॉन्टेक्ट हमेशा इसी पॉइंट से होता है, इस पॉइंट से नहीं, बिल्कुल टिप से। जब वो आ रहा होता है
जब दूसरा गियर का स्टार्टिंग का उसका एंडिंग हो रहा होता है, इसका स्टार्टिंग आ रहा होता है, तो टिप से स्टार्ट हो कैसे जा रहा हो, शायद वो फिगर आपको याद हो टॉम वाला, ठीक है, जिसमें हम पूरी एनालिसिस करते थे कैसे कैसे जा रहा है लाइन ऑफ, उसमें हम क्या डिराइव करते हैं, लाइन ऑफ जो आर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या बात करते हैं कि एक तो आने वाली और एक जाने वाली, ठीक है, उन दोनों का डेरिवेशन किया करते हैं, तब ये चीज हम समझते हैं वहां पर टॉम में, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं उस चीज को नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वाला सेंस लेके चल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट हो, इतनी ही दूरी हो, ठीक है, ये दूरी हो सकती है कितनी, इतनी भी, और ये दूरी हो सकती है कितनी, मिनिमम कितनी हो सकती है, बेस तक नहीं, कहां तक जा सकता है वो गियर इसको छूता हुआ, क्लियरेंस तक, क्लियरेंस तक, है कि नहीं, ये जो क्लियरेंस बच रहा है ये वाला सी पॉइंट जो हमने वहां पर देखा था, ठीक है, तो क्लियरेंस तक जा सकता है, कहां से, टिप से, है कि नहीं, टिप से यहां तक, ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक जगह नहीं है, ये चीज है उस पाथ में, उस पाथ में कॉन्टेक्ट की जो कंडीशन है, तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कहां पर होगा, जहां पर टिप पर लग रहा होगा, अगर टिप पे झेल गया तो सब जगह झेल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मोमेंट कब क्रिएट होगा इस वाले बेस पर, तब होगा जब यहाँ टिप पर फोर्स लग रही है, बात छोटी सी क्लियर हो गई नहीं, तो इसी सेंस में अगर मैं बात करता हूँ फिलहाल अभी यहाँ बीच में कहीं लेके, ठीक है, तो बीच में कहीं लेके मान लीजिए कुछ एल डिस्टेंस है ऐसे, ठीक है, तो एल डिस्टेंस के बेसिस पर एफ आर क्या लगा रहा होगा, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, इसका फिगर कैसे बन जाएगा, यस और नो बताइए, ये क्या है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स किसके बराबर होगी, एफ आर अपॉन एरिया के बराबर, है ना, एरिया किसका, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एफ आर अपॉन ए के हिसाब से ये वाली चीज क्या है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास ऐसा फिगर बन के आ रहा है, वो ये फिगर क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आप इस पर ये जो गियर है उसको ऐसे अपने माइंड में मान लो, ऐसे, है ना, तो इस पर क्या लग रही है, एफ आर, तो ऑब्वियस है साफ्ट क्या लगा रही होगी, अपोजिट में एफ आर, ठीक है, साफ्ट अपोजिट में एफ आर डैश लगा रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कंप्रेसिव, तो ऐसा फिगर आएगा, ये चीज मैंने चैप्टर 2 में समझाई थी आपको सॉम में, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर कांस्टेंट, बट क्योंकि एफ आर क्या है, नेग्लिजिबल, एफ आर क्या है, बहुत ही कम, इस वजह से जो ये स्ट्रेस आएगी सिग्मा कंप्रेसिव भी क्या हो गई, चीजों को क्लियर करते हुए चलो, बात क्लियर हो गई, फोर्स की वजह से स्ट्रेस, नेक्स्ट थिंग क्या होगी, अब इसमें एक तो एफ आर वाला कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, एफ आर क्या मोमेंट देगा, नहीं, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्शन इसकी सेंटर से पास हो रही है, मतलब कोई भी मोमेंट आएगा ही नहीं, कपल बनेगा ही नहीं, यहाँ आप सोचिएगा एफ टी क्या कर रहा होगा, एफ टी क्योंकि यहाँ शाफ्ट है, एफ टी ये है, तो दोनों के बीच में क्या है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कपल क्रिएट हो रहा है, मोमेंट क्रिएट होगा, तो मोमेंट क्रिएट होगा तो एफ टी क्या करेगा, इस पर बेंडिंग क्रिएट करेगा, ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ के हिसाब से लेके चल रहा हूँ डिस्टेंस, तो इसके हिसाब से मैं चीजों को लेके चल रहा हूँ, ट्रूथ के हिसाब से, क्योंकि मैंने इसे फिक्स मान रखा है, मैंने अभी समझाया ना, शाफ्ट फिक्स है, तो ये वाला मटेरियल बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टूथ, क्रिटिकल कौन सी चीज है हमारे पास, टूथ, ना कि पुली, जिस पर ये टूथ माउंटेड है, ठीक है, वो वाली पार्ट नहीं है हमारे लिए, टूथ का जो बीच वाला पार्ट है वो हमारे लिए क्या है, बहुत सेफ है ना, हमारे लिए जो क्रिटिकल है वो ये है, तो ये चीज क्या होगी उसके लिए, फिक्स, आप समझ रहे हो ना, आप मान लीजिए कि अर्थ के साथ आप रोटेट कर रहे हो, आपने ये चीज एकदम अर्थ में घुसा दी, है ना, और आपने हाथ ऐसे रख रखा है, अब फोर्स आप पे पूरे पर लग रही है, सबसे पहले कौन सी चीज जाएगी, ये जाएगा ना, तो एनालिसिस क्या है, ये मेरे लिए फिक्स है ना, ऐसे ही ये वाला टूथ किसके लिए फिक्स हो गया, इसके लिए, भले से ये भी इसके साथ रोटेट ही कर रहा था, बट क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा कैपेसिटी का है तो इसे हम फिक्स मान सकते हैं, ठीक है, तो इसकी एनालिसिस हो रही है, तो इसकी एनालिसिस कैसे होगी, यहाँ पर आपको याद होगा, इसका अगर एफ टी ऐसे लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट इस वाले सेक्शन पर, कौन से वाले सेक्शन पर, क्रिटिकल सेक्शन पर, इधर की ओर आएगा ऐसे, इस क्रिटिकल सेक्शन को अगर मैं ऐसे दिखा दूं एक छोटा सा हैच सेक्शन बना के, तो मोमेंट ऐसे आएगा या नहीं, कितने का आएगा, P into L का, मैंने L डिस्टेंस ले रखी है, P into L का, ऑब्वियस एक रेजिस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या हो रहा होगा, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, अब स्ट्रेसेस का डायग्राम याद है, फिर से मैंने कहा कि फिर गड़बड़ करोगे कि सोम टोम दोनों चीजें चल रही हैं, यहाँ पर अगर रेजिस्टिंग सॉरी इसका सिग्मा बी का याद होगा तो आप खुद आंसर दे सकते हो, ये किस में जा रहा है, होगिंग में, होगिंग में जा रहा है, होगिंग में जा रहा है, तो यहाँ वाले पॉइंट पर क्या होगा, और यहाँ वाले पर क्या होगा, अब बताइए आंसर याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ग्राफ मैंने आपको बताए भी थे सोम के टाइम पर, ठीक है, कि यहाँ जो ये वाला पॉइंट होगा इस पर कैसा फील होगा आपको, इस पर फील होगा आपको ऐसे टेंशन में, सबसे अपर वाले फाइबर पर, इधर वाले फाइबर पर, है ना, सबसे लोअर वाले फाइबर पर क्या महसूस होगा, कंप्रेशन, और न्यूट्रल फाइबर पर क्या महसूस होगा, जीरो, है ना, ये चीज वही तो है ऐसी एनालिसिस,
है ना। बस आपको विजुलाइज करना है कि ये जो गियर का टीथ है ये ऐसा बन के आ रहा है अपने माइंड में, और इस पर मोमेंट जब ऐसे एफ लगेगा तो ये मोमेंट कुछ इस तरह की चीजें आएंगी और यहाँ पर ये होगा। तो क्रिटिकल कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल कौन से फाइबर्स हो गए, सबसे ऊपर के सबसे नीचे के, है ना। यहाँ पर क्या है 0, न्यूट्रल फाइबर हमारे क्या है सेफ। कहां पर दिक्कत हो रही है, सबसे ऊपर सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ बेंडिंग में ही तो हमें रोटेशन चाहिए, एफटी क्या है बहुत ज्यादा, एफटी बहुत ज्यादा है, बेंडिंग में रोटेशन चाहिए, जबकि ये लेंथ क्या है काफी कम। आपको याद है ना, गियर जो होता है, गियर के टीथ आपके इस वाले बेस से कम होते हैं ज्यादा होते हैं, इतने बड़े टीथ होते हैं, इतना बड़ा बेस होता है, ऐसे होता है नहीं ना, ये इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है कम है। अगर ये डिस्टेंस कम है तो हमारे लिए ये जो मोमेंट की वैल्यू आई P इंटू एल, एफ टी इंटू एल, एफ टी बहुत ज्यादा था, एल बहुत कम था, उसके बेसिस पर हमारे पास ये जो कंडीशन आ रही है, इस कंडीशन में ये जो क्रिटिकल फाइबर्स हो गए वो हमारे कौन से हो गए, अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर। ये अपर लोअर समझ रहे हो, अपर लोअर ये वाला नहीं है, अपर लोअर यहाँ पर ये नहीं है, समझ रहे हो, ये नहीं है, क्योंकि मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया वहां पर। अपर लोअर कौन से हैं यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, मतलब उसमें ये पार्ट और ये पार्ट। बात क्लियर है, एक में टेंशन जा रही है अगर रोटेशन ऐसे हो रहा है, अगर ऐसे रोटेशन हो रहा है तो टेंशन इधर वाले में होगी, ठीक है। माइंड में चल रहा है ना सब, बहुत बड़े। अब एक चीज और बची, कौन सी चीज, इसको क्या नेग्लेक्ट कर सकते हो, सिग्मा बी, ये सिग्मा बी क्या आ गई, MR अपॉन जेड, जेड एन ए, है ना। तो ये सेक्शन मॉडुलस है MR अपॉन जेड एन, तो ये सिग्मा बी मैक्स हो गया मेरा, क्योंकि जब जेड लिखा जाता है तो यहाँ मैक्स ऑटोमेटिकली बन जाता है ना। ये चीज भी समझाई हुई है। अब आगे अगर मैं इसकी बात करता हूं कि एफ टी की वजह से एक चीज और थी, वो क्या है हमारी, शियर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स। याद करो शियर स्ट्रेस के बारे में समझाया था, कब समझाया था, जब ये वाली चीज ऐसी थी, ये चीज मान लीजिए ऐसी थी, इस पर लग रहा है एक पॉइंट फोर्स एफ टी यहाँ पर। तो यहाँ आपको मैंने समझाया था कि जो ये फाइबर्स होते हैं ये कैसे जा रहे होते हैं, ये फाइबर्स हमारे ऐसे इस तरह से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं ऐसे, विदाउट, ये विद बेंडिंग है, विद बेंडिंग है। तो एफटी की वजह से जो यहाँ पर शियर स्ट्रेसेस आती थी अलग अलग फाइबर पर, अलग अलग फाइबर पर जो शियर स्ट्रेसेस आती है, टॉर्जनल वाली नहीं है ये चैप्टर 4 वाली है, जब पॉइंट फोर्स लगाया था हमने और इसको ऐसे देखा था, ठीक है। तो न्यूट्रल फाइबर से जो डिस्टेंस थी वाई थी, उसके बाद ये हैच सेक्शन माना था, ए वाई बार किया था, वो वाली स्ट्रेसेस हैं ये, ठीक है। तो ये स्ट्रेसेस का हमारे पास ये डायग्राम बन के आया था, ऐसा याद होगा आपको, पैराबोला, है ना, याद आ रहा है। ऊपर वाली सरफेस पर शियर स्ट्रेस क्या थी 0, क्यों, क्योंकि ये फ्री है, इसके ऊपर एयर है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस से हमने इसकी डेफिनेशन निकाली थी कि इसके ऊपर कुछ चीज नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 0 होगी, तो ये चीज निकल के आती थी 0। ऐसे ही सबसे नीचे वाले पर क्या है, नीचे भी एयर मॉलिक्यूल है तो वो 0 होती है, तो ये भी निकल के आती है 0। बीच में न्यूट्रल फाइबर पर ये होती है सबसे ज्यादा, है ना। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, डाउनवर्ड हर जगह, है ना, ये बताया था। तो ये डायरेक्शन वाली चीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला होता है, ये फिगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का होता है, जबकि ये फिगर डायरेक्शन का भी होता है। ये दोनों चीजें मैंने क्लियर की थी आपको। तो यहाँ से अब क्या फाइनली समझ में आ रहा है मुझे कि जो इसके क्रिटिकल फाइबर थे वो कौन से थे, बेंडिंग की वजह से, क्योंकि बेंडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही रोटेशन करवा रही थी। तो जो हमारे लिए मैक्सिमम चीज है वो क्या है, अपर एंड लोअर क्रिटिकल फाइबर। उस क्रिटिकल फाइबर में मेरी टाउ एस ड्यू टू ट्रांसवर्स शियर लोड इन बेंडिंग, वो क्रिटिकल फाइबर पर जो मैंने क्रिटिकल फाइबर माने थे अपर एंड लोअर, उन पर उसकी वैल्यू कितनी है, उन पर कितनी वैल्यू है 0। इस वजह से हम जब अब डिजाइन करेंगे गियर का, जब हम डिजाइन करेंगे गियर का, तो हमें कौन कौन सी चीजें नहीं माननी है, एक तो नहीं माननी है FR वाला कॉन्सेप्ट, और एक नहीं मानना है ये वाला कॉन्सेप्ट। समझ में आया ये क्यों नहीं मानना, ये हो सकता था इसमें हो, बट क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, अपर एंड लोअर को हम क्रिटिकल लेके चल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि शियर स्ट्रेस क्या आ रही है अपर एंड लोअर पर 0 0, तो हम क्या मान सकते हैं उसे सेफ, ठीक है। इन दोनों केसेस में हम उसे सेफ मान सकते हैं। अपर एंड लोअर को हम किस केस में सेफ मान सकते हैं, अगर हम उसमें ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से, बेंडिंग की वजह से शियर स्ट्रेस की कंसीडरेशन करें, तो वो पॉइंट मेरे सेफ है ना। और अगर मैंने उनकी डिजाइन इस बेंडिंग के बेसिस पर कर दी, इसका मतलब मेरा पूरा गियर सेफ है। क्रिटिकल चीज दिख रही है ना यहाँ पर आपको, ये है मैग्नीट्यूड बहुत कम, ये है मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली चीज क्या हो गई, नेग्लेक्ट। इसके रेस्पेक्ट में ये चीज क्या है 0, तो ये तो वैसे ही सेफ है। तो हमारे लिए क्रिटिकल चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट। इसीलिए बेंडिंग सॉरी बीम की डिजाइन किसके बेसिस पर होती है, सो बीम डिजाइन सॉरी बीम कह रहा हूं, गियर डिजाइन शुड बी
शुड बी अंडर, ये एक तरह से बीम ही तो बन गया था। गियर डिजाइन शुड बी अंडर, किसके अंडर होगी? कंप्रेसिव के, टॉर्जन, इस वाली शियर स्ट्रेस के, कौन सी वाली? ट्रांसवर्स शियर लोडिंग वाली, या फिर बेंडिंग के? बेंडिंग के फाइनली आंसर निकल के आ रहा है ना, गियर डिजाइन शुड बी अंडर बेंडिंग स्ट्रेसेस ओनली। ये ओनली जो वर्ड लिख रहा हूं इसके पीछे पूरी मीनिंग है, याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ये ओनली मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने दोनों चीजों को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट। बात क्लियर? क्रिटिकल फाइबर्स कौन से हैं? क्रिटिकल फाइबर्स, ठीक है। अब यही चीज आपको थोड़ी समझनी है, टॉप मोस्ट इसके रेस्पेक्ट में है, आप उस वाले टॉप मोस्ट को मत समझ लेना, है ना। तो टॉप एंड बॉटम फॉर दिस फिगर, फॉर फिगर ओनली। हाँ नहीं, इसे टॉर्जन नहीं बोलते हैं, इसे शियर स्ट्रेस बोलते हैं। टॉर्जन वाली चीज होती है ये वाली, है ना। इसे टॉर्जन गलती से बोल देते हैं जनरली, बट इसे टॉर्जन नहीं बोलते हैं ना। ये क्या है? ये ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से न्यूट्रल एक्सिस है। हाँ, ये इसके सेंटर पे मैक्सिमम लग रहा है। हाँ, ये सेंटर पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्रिटिकल है वो यहीं पर आएगा आपका, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है वो इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा इसका इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। और FN नहीं, नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है, नॉर्मल फोर्स तो हर जगह मानते हैं, मतलब नॉर्मल फोर्स वैसे सेंटर पर दिखता है, बट उसका जो हम डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं वो हर जगह मानते हैं, ठीक है, वो हर जगह मानते हैं। और ये है हमारा शियर फोर्स, ये है हमारा नॉर्मल फोर्स, याद रखना, दिस इज द नॉर्मल फोर्स एंड दिस इज द शियर फोर्स। ये शियर फोर्सेस की डायरेक्शन ऐसे नहीं है आउटवर्ड, गलती मत करना, ये डायरेक्शन आउटवर्ड नहीं है, फाइबर के नीचे वाली सरफेस से है ये फाइबर के नीचे लग रहा है ऐसे, ऐसे टाउ, यहाँ पर ऐसे टाउ नीचे लग रहा है, नीचे की साइड से, ठीक है। जबकि ये वाला जो होता है ये कैसे लगता है उस पर, ऐसे नॉर्मल, ये ऐसे नहीं लगता है, ये ऐसे लगता है ये वाली चीज। जबकि ये वाली चीज कैसे लग रही है उसके, ऐसे, फाइबर के पैरेलल ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इनको हम ऐसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कंपैरिजन किसके करेंगे, इसकी इस वाले से, न्यूट्रल फाइबर पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बेंडिंग वाले मेन चीज है कि बेंडिंग हमारी स्ट्रेसेस यहाँ सबसे ज्यादा है, इसीलिए डिजाइन हम बेंडिंग में कर रहे हैं। अगर बेंडिंग में सेफ हो गया तो हर चीज में सेफ हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? फाइनल, ठीक है। कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हमने कौन सी बात कंप्लीट कर ली है विद रिस्पेक्ट टू गियर टूथ? क्या क्या है? 3 स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड, एक एक्सियल है, एक बेंडिंग है, एक शियर है, ठीक है। ये टॉर्जनल वाली नहीं है, ये किसकी वजह से है? इसकी वजह से, ठीक है। जो फार्मूला ये निकल के आता है। तो यहाँ से हमने फाइनल कौन सी स्ट्रेस लेके चलनी है? फाइनली वी टेक ओनली बेंडिंग स्ट्रेस। बात समझ में आ गई ना? इसकी जो स्लाइड है वो अगली है इसको समझाने की, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब आगे चलें विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट। अब जैसे मैंने बोला था कि शाफ्ट की कहानी भी थोड़ी सी समझ के चलिएगा, क्या कि विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट हमारे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फिर से वही FR एंड FT। बट ये FR और FT शाफ्ट के रेस्पेक्ट में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें दिखाते हैं। वो क्या दिखा रहे हैं? शाफ्ट आर सब्जेक्टेड टू 2 बेंडिंग मोमेंट एंड 1 ट्विस्टिंग मोमेंट। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा, मैं यहाँ पर कुछ फिगर दिखा रहा हूँ इस तरह से। ये मेरी शाफ्ट है ऐसे, ठीक है। इस शाफ्ट पर एक गियर माउंट कर लो ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। ये गियर हो गया, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये से तो रख ही रखता हूँ ऐसे। ऑब्वियसली बैक साइड को मैं नहीं दिखा रहा, सामने सामने वाली चीज को दिखा रहा हूँ। इस गियर को आपने घुमाया है किसकी हेल्प से? एक दूसरे गियर की हेल्प से, जो कि यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर था। इस गियर की हेल्प से आप इसे घुमा रहे हो, मैं यहाँ नहीं बना रहा, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इस गियर को आप घुमाने लग गए, ठीक है। ये मेरा गियर है जो कि आउटपुट है, मतलब इस पर कोई टीथ होगा, ठीक है, इस पर कोई टीथ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मैं फ्रंट व्यू ले लूँ, सॉरी साइड व्यू ले लूँ। साइड व्यू, तो साइड व्यू में क्या दिखेगा मुझे? साइड व्यू में दिखेगा ऐसे, ये हो गया गियर और ये हो गई मेरी शाफ्ट, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? अब जरा समझते रहिएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो मुझे ये लेंथ भी दिखानी है आपको। अब क्या होगा, जो मेरा FT लग रहा है, एक FT और FR लग रहा है, यहाँ दिखाते हुए थोड़ा टफ होगा, बट यहाँ दिखाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। FR ऐसे लगेगा,
एफ टी ऐसे लगेगा। क्लियर है? एफ एन को हटा दिया, एक ही चीज तो दिखा सकता हूँ, या एफ एन दिखाऊंगा या ये दोनों दिखाऊंगा। तो एफ टी और एफ आर दिखा दिए, एफ एन हटा दिया। यहाँ ये लग रहे होंगे, यहाँ दिखा नहीं रहा, समझ गए ना? ठीक। अब इस एफ आर की वजह से क्या आएगा? एफ आर जो है, सपोर्ट कहाँ लग रहे हैं, मुझे सपोर्ट दिखाने थे इस फिगर में। सपोर्ट कहाँ लग रहे हैं? यहाँ पर, इस पर सपोर्ट मानो। सपोर्ट क्या होता है? पिन कनेक्शन, याद है वो फिगर सोम में समझाया था सपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर सपोर्ट आप क्या कर सकते हैं, वो इस डायरेक्शन में ऐसे भी दिखा सकते हैं, नीचे से भी दिखा सकते हैं। फिर पिन कनेक्शन में वो इस पर पूरी तरह से राउंड है, वो जहां पर भी आएगी उसकी रिएक्शन वो प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं? हाँ, वो बियरिंग ही एक्चुअली, वो बियरिंग ही है, यहाँ साफ्ट में बियरिंग ही होता है। ठीक है, हम सिविल स्टूडेंट तो है नहीं, तो हम यहाँ बियरिंग सीधा बोल सकते हैं। ठीक है, वो पिन कनेक्शन को हम यहाँ बियरिंग बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारी बियरिंग है, इसी को मैंने ऐसे दिखा दिया कि आप बियरिंग को ऐसे मान लो, या जहां पर भी फोर्स प्रोड्यूस हो उसी के अपोजिट आप ये चीज दिखा सको। ठीक है, तो बियरिंग आपने ये दिखा दी, बियरिंग आपने ये दिखा दी यहाँ पर। उस बियरिंग में आपको समझ में आता है बियरिंग होती क्या है? बियरिंग में क्या होता है, बियरिंग के अंदर वाला पार्ट तो घूम रहा होता है, चाहे वो हाइड्रोडायनेमिक हो चाहे वो हाइड्रोस्टैटिक हो, मतलब फ्लूइड से हो चाहे रोलर से हो। ठीक है, बट ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो स्टैटिक होता है। तो ऊपर वाले पार्ट को आपने क्या कर रखा है? फिक्स। ऐसे यहाँ पर भी फिक्स, अंदर वाला घूम सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट फिक्स है वो रिएक्शन प्रोवाइड कर सकता है किधर भी, किसी भी डायरेक्शन में, कि वो एकदम फिक्स है। ठीक। अब जरा सोचिएगा, जो हम यहाँ पर लेके चल रहे थे क्या, कि एफ आर अगर ऐसे लग रहा है, तो इस पर जब एफ आर ऐसे लग रहा होगा, तो इसका मैं एक व्यू और लेके चल रहा हूँ सामने से, ये वाला, ये वाला सामने से। अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो पार्ट है गियर में ही यूज नहीं होगा, ये मेरा जो मैंने चैप्टर लिखवाया हुआ है डिजाइन ऑफ शाफ्ट, उसमें भी यूज होने वाला है। तो यही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, डिजाइन ऑफ शाफ्ट में यही का बेस लेके चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सामने से देखूंगा तो इसका फिगर कैसा दिखेगा? बैठ जाओ इस साइड, देखो ऐसे कैसा दिखेगा, जैसा हम बीम के डिजाइन में किया करते थे, सोम में किया करते थे। क्या यहाँ पर ये सपोर्ट्स ऐसे बियरिंग को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये गियर है ना, यहाँ पर ये गियर सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा। अब जरा सोचना, एफ आर में ऐसे लेके चल रहा हूँ, चलो थोड़ा सा और वो कर लो, इसको यहाँ ना बना के इसे, क्योंकि मैंने फिगर ऐसे दिखाया, यहाँ बना लो, जिससे कि अब क्या होगा, ये एफ आर आपको ऐसे पॉइंट फोर्स की तरह आता हुआ दिखेगा, नहीं तो मुझे यहाँ दिखाना पड़ता होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब आप ऐसे बनाओगे तो एफ आर कैसा दिखेगा? पॉइंट फोर्स की तरह आता हुआ। तो इसे बना दो, यहाँ पर ऐसे दिखेगा या नहीं? यस और नो, ये बता दो बस। आपको 90 डिग्री अपने माइंड में घुमाते रहना है बस, है ना, वो मैं नहीं बता सकता बार बार कहाँ से कैसे सोचोगे अपने माइंड में, बस मैं आपको बिठा रहा हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर बैठाया तो आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसे आता हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया पॉइंट फोर्स। अगर ये पॉइंट फोर्स है तो जरा बताइए रिएक्शन कैसी आ रही होंगी? ऐसी और ऐसी। और अगर ये चीज है तो ये क्या इसमें बेंडिंग में जा रही है शाफ्ट या नहीं? बेंडिंग में जा रही है, तो एफ आर की वजह से शाफ्ट आर सब्जेक्टेड टू टू बेंडिंग मोमेंट। इस टू बेंडिंग मोमेंट में एक बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से है? ठीक है, वन बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एफ आर। बात क्लियर हो रही है? ठीक, ये चीज हो गई यहाँ से एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट और समझ लेते हैं, इस एफ आर की वजह से कुछ और भी होगा बेंडिंग मोमेंट के अलावा? ट्विस्टिंग मोमेंट आ सकता है क्या? ट्विस्टिंग मोमेंट आ सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो शाफ्ट की लाइन ऑफ एक्शन से जा रही है, मतलब जो इसकी शाफ्ट की एक तरह से लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसी से तो जा रही है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जरा सा भी ट्विस्टिंग मोमेंट हो ही नहीं सकता। ट्विस्टिंग मोमेंट होने के लिए एसेंट्रिसिटी आनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये तो एसेंट्रिसिटी है ही नहीं। ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं है। बट अब एफ टी को सोचो, ये जो एफ आर था यहाँ पर भी देख सकते हो इसी लाइन से जा रहा है, जबकि एफ टी को सोचो, एफ टी की वजह से क्या आएगा? एफ टी यहाँ पर जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं एफ टी की वजह से सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट आता है, जबकि एफ टी की वजह से बेंडिंग मोमेंट भी आता है ऑन द शाफ्ट। ये शाफ्ट की स्टडी है। ठीक है, एफ टी की वजह से बेंडिंग मोमेंट आता है ऑन द शाफ्ट, गियर पर नहीं, शाफ्ट पर। गियर पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ट्विस्टिंग वाला सेंस, रोटेशन वाला या ट्विस्टिंग वाला सेंस। ठीक है, बट गियर पर, सॉरी शाफ्ट पर हमारा ट्विस्टिंग भी है, बेंडिंग भी है। कैसे, जरा विजुलाइज करो। इधर से एफ टी लग रहा है तो ऑब्वियस है यहाँ पर एक एफ टी ऐसे मान लूं, यहाँ पर एक एफ टी ऐसे मान लूं। कपल किस किस का बना? सोम में हमने काफी बार किया है, कपल किसका बना? इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को हम कैसे इक्वलेंट दिखा सकते हैं? यहाँ पर इस पर ऐसे दिखा सकते हैं, एफ टी ये लग रहा और एक कपल लग रहा है ऐसे, कितने का? एफ टी इंटू आर का दिखा सकते हैं। अब ये जब फिगर बन गया तो इस फिगर को आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वही चीज तो दिख रही है। एफ टी बेसिकली यहाँ पर ऐसे लग रहा था ना, इस पॉइंट पर एफ टी ऐसे लग रहा था, यही एफ टी मेरा कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर। और साथ ही एक चीज और क्या लग रही है? ऐसे। ये क्या है? ये मेरा है ट्विस्टिंग मोमेंट।
जो यहाँ दिखा रहा हूँ ना ये वाली चीज, दैट इज द ट्विस्टिंग मोमेंट। ये जो Ft/r है दैट इज द ट्विस्टिंग मोमेंट। तो यहाँ पर एक चीज और लिखो, ड्यू टू वन ट्विस्टिंग मोमेंट इज ड्यू टू ये ट्विस्टिंग मोमेंट किसकी वजह से आया है? एफ टी की वजह से। तो एफ टी की वजह से आ रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पर एफ टी की वजह से ये जो एफ टी यहाँ पर बना, अब एक बात, ये ट्विस्टिंग मोमेंट किस पर आ रहा है? गियर पर। अभी तो गियर दिख रहा है कि यहाँ गियर पर आ रहा है, साथ ही शाफ्ट पर भी तो आ रहा है। ये जो आपको यहाँ पर दिखाया मैंने, इस जो पिंक कलर की शाफ्ट है उस पर भी तो ये व्हाइट कलर का ट्विस्टिंग मोमेंट काम कर रहा होगा। इसका मतलब शाफ्ट पर भी क्या आ रहा है? एक ट्विस्टिंग मोमेंट। ये वाली जो चीज है व्हाइट कलर से जो दिखा रहे हैं, ठीक है, एक ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है। तो ये शाफ्ट के ऊपर है ट्विस्टिंग मोमेंट, किसकी वजह से? एफ टी की वजह से। शाफ्ट पर ही एक बेंडिंग मोमेंट और आ रहा है एफ टी की वजह से, वो कौन सा है? वो है ये वाला। जब आपने एफ टी ऐसे लगा दिया तो अब जरा यहाँ से देखो, अब जरा यहाँ से देखो एफ टी कैसा दिखेगा? एक पॉइंट फोर्स है ना। ये एफ टी अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये एफ टी इधर की तरफ यहाँ ऐसे क्रॉस से लग रहा होगा, समझ रहे हो ना? क्रॉस का मतलब क्या हुआ? ऐसे परपेंडिकुलर। एफ आर अगर ऐसे आ रहा है तो एफ टी ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस से दिखा दिया, मीनिंग क्या है? ये दिख रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट फोर्स है, अगर पॉइंट फोर्स है तो एनालिसिस फिर से वही सेम हो गई कि बेंडिंग आएगी, शाफ्ट में बेंडिंग आएगी। तो यहाँ पर सेकेंड बेंडिंग मोमेंट इज ड्यू टू एफ टी। बात क्लियर होगी या नहीं? ठीक है। शाफ्ट के डिजाइन में मैं डायरेक्टली ये चीजें यूज करूंगा, वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा कि शाफ्ट में क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। इक्विवेलेंट मोमेंट याद है ना? इक्विवेलेंट मोमेंट वाला वो इसलिए कहते हैं कि जब हम एमडी पढ़ रहे हैं तो हमें पहले सोम पढ़ी होनी चाहिए। तो आपको इक्विवेलेंट मोमेंट शायद याद होगा कि एम इक्विवेलेंट क्या हुआ करता था? √1/2 m प्लस 1/2 m प्लस √m² प्लस t²। वेरी गुड। और t इक्विवेलेंट क्या हुआ करता था? √m² प्लस t²। ये सोम पढ़ी हुई एटलीस्ट नहीं थोड़ा याद होगा, ठीक है। आई थिंक आपका ये वाला पार्ट नहीं हुआ अभी ना, ठीक है नितेश, आपका भी नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी आपका हो गया था, है ना, आपका हो गया था, ठीक। तो ये वाले पार्ट जो है ये चीज याद रखिएगा कि ये वाली जो चीजें हैं वो हम जब शाफ्ट के डिजाइन करेंगे तब इन चीजों को देखेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बीएम ही नहीं आ रहा, टीएम भी साथ में आ रहा है। तो उन दोनों को हमें इक्विवेलेंट निकाल के फाइनल ये आंसर निकालने होते हैं शाफ्ट के डिजाइन में। क्लियर? चलो, तो विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट क्या होगा? एफ आर वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर फोर्स वही दिख रहा है, एफ टी एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर फोर्स था, तभी इसने ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट किया और बेंडिंग मोमेंट क्रिएट किया। डायरेक्शन ऑफ द एफ एन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यही चीज भी क्लियर है। जैसे जैसे फोर्स लगेगी, जो रोटेशन देगा उसी एफ एन डायरेक्शन वही होगी जो उसने यहाँ पर फोर्स लगाया है गियर 1 में, ठीक है। शाफ्ट्स आर सब्जेक्टेड टू 2 बीएम एंड 1 टीएम, ये भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। देखो डिजाइन में यही चीजें चलती हैं। अगर मैं टोम पढ़ा रहा होता यहाँ पर तो टोम में मैं आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर वाइज समझा रहा होता, क्लासिफिकेशन, इनवॉल्यूट, साइक्लोइडल, इंटरफेरेंस, ये चीजें समझा रहा होता। मैं समझा रहा हूँ यहाँ डिजाइन, वहां पर फोर्स की बातें नहीं करता टोम में, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? डिजाइन। तो डिजाइन में सारी चीजें किसके बेसिस पर होंगी? फोर्सेस के, ठीक है। तो यहाँ डिजाइन है पूरा, ठीक। अब इस डिजाइन में आगे चलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पिनियन एंड गियर। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, इसीलिए मैंने एक फिगर भी रखा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी या ये समझ में आ नहीं चुकी है, आ भी चुकी है। क्या आपने ये नीचे गियर रखा, ये पिनियन रखा, अभी पिनियन वर्ड इसे रहने दो, अभी गियर 1 रखो, अभी बताऊंगा पिनियन क्या है जब गियर रेशो की बात करूंगा। तो गियर 1 एंड गियर 2, गियर 1 को आपने ऐसे रोटेशन दिया मोटर की हेल्प से, तो क्या होगा यहाँ पर? अगर मैं गियर, ये चलो पिनियन या गियर 1, अगर मैं गियर 1 का फ्री बॉडी डायग्राम लेके चलूंगा, ठीक है, तो ये रहा। गियर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम लेके चला तो ये रहा। गियर 2 पर Fn कैसे काम कर रहा होगा? ऐसे दिख रहा है ना। अगर गियर 2 में वही अपने पुराने वाले टूथ अपने माइंड में याद करो कि ये टूथ ऐसे आ रहा है और ये टूथ ऐसे आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये वाली चीज जब ऐसे इस पर इंपैक्ट कर रही होगी तो Fn ऐसे लगा रही होगी। इसका मतलब गियर 2 पर Fn आ रहा होगा ऐसे, बट गियर 1 पर फिर कैसे? गियर 1 पर ऐसे क्यों आ रहा है? इसका रीजन बताओ। Fn ये गियर 1 पर ऐसे क्यों आ रहा है? गियर 1 पर तो कोई फोर्स लगनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि गियर 1 पर तो मोटर उसे घुमा रही है, मोटर घुमा रही है, फिर भी उस पर Fn क्यों आ रहा है? फिर दूसरी चीज उस पर फोर्स कैसे लगा सकती है जब दूसरी जगह कोई पावर ही नहीं थी? तो वेरी गुड, इनर्शिया की वजह से। आप एक बात तो सोचो ना, आप एक बात सोचो, आपने इसकी शाफ्ट को एकदम ऐसे रोक दिया, एकदम अच्छे से रोक दिया, ठीक है। ये वाली जो मशीन की शाफ्ट थी इसे रोक दिया, यहाँ मोटर की शाफ्ट है, इसे पावर दे रहे हो, पावर दे रहे हो आप, तो जरा सोचना
अगर ये शाफ्ट यहाँ नहीं रुकी हुई है, मतलब सॉरी रुकी हुई है एकदम अच्छे से, गियर यहाँ इंगेज हो रखे हैं, ऐसे गियर इंगेज हो रखे हैं, आपने इस पर रोटेशन दिया, ये किधर की ओर फोर्स लगाएगा इसको रोटेट कराने के लिए, इधर की ओर, ऐसे इसके ऊपर एफवीडी है ना, इसके ऊपर जो फोर्स एक्सटर्नल लग रहे हैं वो, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है ऐसे, किसकी वजह से, इसकी वजह से, ये हो गया ऐसे। रोटेशन कराना चाह रहा था बट रोटेशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? जो आपने माइंड में सोचा है कि शाफ्ट एकदम फिक्स है, वही सेंस आप समझो इनर्शिया का, क्योंकि यहाँ इनर्शिया हमेशा आती है किसी भी बॉडी में। ये जरूरी नहीं कि शाफ्ट फिक्स हो, शाफ्ट ना फिक्स होते हुए भी एक विरोधाभास होगा, किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। क्यों होती है इनर्शिया? आंसर इसका दो, क्यों होती है इनर्शिया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ क्या है, मास है। अगर बॉडी का मास ही ना हो तो इनर्शिया दे ही नहीं सकती। अगर यहाँ पर आप एयर मान के चलोगे या यहाँ पर स्पेस मान के चलोगे तो कोई इनर्शिया आएगा नहीं। तो क्या यहाँ पर कोई Fn अपोजिट में आएगा? नहीं। Fn क्यों अपोजिट में आए? क्योंकि जो दूसरा मटेरियल है वो उसमें अंदर मास है, वो क्या चाहता है, वो जिस पोजीशन पर पहले था वो वैसा ही रहना चाहता है। इस वजह से ये जो सफेद वाला व्हाइट टूथ है वो व्हाइट टूथ इसी पोजीशन पर रहना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर है इनर्शिया। इसी वजह से ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक अपोजिट फोर्स। ठीक है, तो Fn लग रहा है इस पर, किस पर, गियर 1 पर। डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं कि ये वाली चीज क्या होगी, Fr, और ये वाली चीज क्या होगी, Ft। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो Ft है ये क्या कर रहा होगा, इसके रोटेशन को अपोज। मोटर इतना दे रही है, अपोज जा रहा है ये वाली चीज। तो हमें क्या करना है, मोटर की हेल्प से ये इनर्शियल फोर्सेस को भी बैलेंस करते हुए चलना होगा। बात क्लियर है? ये अपोज करने के सेंस में ले रहा है, जबकि यहाँ Fn की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर रोटेशन, इसकी वजह से इस पर ये रोटेशन आया, क्यों? क्योंकि इसने इस पर Fn फोर्स लगाया। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, Ft, और यहाँ पर ये क्या आएगा, Fr। बात क्लियर है? दोनों फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो गए। ऐसे ही हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यही वाली चीज हम यहाँ पर 90 डिग्री घुमा के कर देंगे। ये छोटा सा काम आप खुद अपने नोट्स में ऐड कर लेना, इसी चीज को बना के। ठीक है, रोटेशन ऐसे दिखाना, फिर टूथ दिखाना और उस पर बना देना। Fr इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द पावर ट्रांसमिशन। Fr जो है वो डायरेक्शन कौन सी है उसकी, पावर ट्रांसमिशन की। देखो जो पावर ट्रांसमिशन है, Fr जो है वो पावर ट्रांसमिशन किधर की ओर हो रहा है, इधर की ओर पावर ट्रांसमिशन। भाई यहाँ से गियर 1 से गियर 2 घुमा रहे हो तो पावर ट्रांसमिशन किधर की ओर हो रहा है, इधर की तरफ ना, है ना। तो ये Fr क्या है, उसी डायरेक्शन में। ठीक है, Fr क्या है, उसी डायरेक्शन में। हियर पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस फिगर में टॉप टू बॉटम। ठीक है, देयरफॉर Fr इज एक्टिंग टॉप टू बॉटम विद रिस्पेक्ट टू गियर। Fr इज एक्टिंग टॉप टू बॉटम विद रिस्पेक्ट टू गियर। ये गियर मतलब गियर 2 बेसिकली, अगर मैं यहाँ गियर 1 लेके चला उसे। ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू पिनियन इट इज एक्टिंग अपवर्ड, ये दिख रहा है अपवर्ड। ठीक है, बॉटम टू टॉप। ऐसे ही इस फिगर का भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे खुद से। ठीक है, ये वर्डिंग समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। अब चलते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ, Fr और Ft से रिलेटेड इस क्वेश्चन को करना शुरू करें। ठीक है, आपकी टर्मिनोलॉजी पता है, मॉड्यूल क्या होता है ना, m = dy/t। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ी चीज और बताना चाहूंगा। वही कॉन्सेप्ट कौन सा, गियर रेशो का, क्योंकि यहाँ गियर रेशो दिया हुआ है। गियर रेशो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को और पढ़ लो पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाना शुरू करना। गियर रेशो क्या होता है, गियर रेशो हमेशा याद रखिएगा, रोटेशन ऑफ स्मॉलर गियर टू रोटेशन ऑफ बिगर गियर हमेशा। और अगर दोनों गियर बराबर ही हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, है ना। 1 हो जाएगा कि स्मॉलर बिगर का कोई सेंस नहीं होगा, दोनों बराबर है, कट गए, 1 आ गया। तो स्मॉलर अपॉन बिगर होता है हमेशा आपका गियर रेशियो। ठीक है, यहाँ पर ड्राइवर ड्रिवन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ ड्राइवर ड्रिवन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, ड्राइवर ड्रिवन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, क्योंकि हम ड्राइवर को जनरली स्मॉलर दिखा देते हैं। तो ओमेगा ड्राइवर अपॉन ओमेगा ड्रिवन नहीं करना, यहाँ पर करना है ओमेगा स्मॉलर अपॉन ओमेगा बिगर।
है ना, जैसे आपने अभी ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 लिया ना, तो बात ठीक थी, बट उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये वाला भी था, स्मॉलर अपॉन बिगर। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πn1 अपॉन n2। तो यहाँ जनरली इसको गियर रेशियो को हम n1 अपॉन n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ ध्यान रखना हमेशा n स्मॉलर अपॉन, ये n की स्मॉल वैल्यू नहीं है, ये क्या है, गियर स्मॉलर, n स्मॉलर अपॉन n बिगर। बस प्लीज याद रखना, ये n की वैल्यू नहीं पता लगा, n की वैल्यू के बारे में सोचो, n ऑफ स्मॉलर गियर, n ऑफ स्मॉलर गियर अपॉन n ऑफ बिगर गियर। ठीक है, बात क्लियर है। अब बताइए गियर रेशियो हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, गियर रेशियो हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, यस और नो? 1। अच्छा, गियर रेशियो हमारा लेस देन 1 हो सकता है, देखते हैं क्या सोच रहे हो। गियर रेशियो हमारा लेस देन 1 हो सकता है, किसने कहा कि नहीं हो सकता? सही बात है, जो आप सोच रहे हो उस चीज को सोचो, कंप्लीटली सोचो। मैंने क्या बोला, स्मॉलर गियर, है ना, स्मॉलर गियर। मैंने ये थोड़ी बोला ड्राइवर और ड्रिवन का सेंस, या फिर ऐसा कुछ बोला क्या कि हाँ भाई वेलोसिटी जो है, पावर जो है, वो पावर दूसरे वाले पर बढ़ जाएगी, ड्रिवन पर बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता, जो कि अभी वेलोसिटी रेशियो में पूछूंगा क्वेश्चन। यहाँ पर सोचो जरा, एक हमारे पास, चलो पहले एज्यूम करो, फिगर बना लो, क्योंकि माइंड में फिगर अगर रहेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। एक कॉन्सेप्ट है ये वाला, है ना, यहाँ पर है स्मॉलर, ठीक है, यहाँ पर है बिगर, है ना। स्मॉलर का पावर क्या है, पावर तो दोनों की सेम है ना, टी ओमेगा, P1 इक्वल टू P2, आप यही तो बोल रहे हैं। ठीक है, स्मॉलर के ओमेगा क्या होते हैं, थोड़ा टर्म याद करो, ओमेगा क्या होते हैं, ज्यादा, क्योंकि सेम सर्कुलर पिच है, मतलब सॉरी मॉड्यूल सेम है, तो यहाँ पर उसको जल्दी से कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो ओमेगा होता है वो ज्यादा होता है, तो ओमेगा 1 क्या है यहाँ का, ज्यादा, यहाँ का ओमेगा 2 क्या है, कम। ठीक है, यहाँ का ओमेगा 1 क्या है, ज्यादा, ओमेगा 2 क्या है, कम। तो यहाँ जो n फॉर स्मॉलर गियर, ठीक है, एक सेकेंड, n फॉर स्मॉलर गियर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, n फॉर बिगर गियर क्या होगा, कम। ठीक है, हाँ ठीक है, n फॉर स्मॉलर गियर क्या होगा, ज्यादा, n फॉर बिगर गियर क्या होगा, कम। ये चीज हमारी क्या होगी, ऑलवेज होगी। ठीक है, हाँ सॉरी, ऑलवेज होगी, तो गियर रेशियो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जो गियर रेशियो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसमें क्योंकि ड्राइवर और ड्रिवन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, अगर हम ड्राइवर और ड्रिवन का कॉन्सेप्ट लेके चलते तो फिर गड़बड़ हो सकता था, क्योंकि ड्राइवर हमारा ये भी हो सकता है, हाँ ये चीज मुझे बतानी थी, सॉरी, ड्राइवर हमारा ये भी हो सकता है, ड्रिवन हमारा ये भी हो सकता है, ऐसे ही वाइस वर्सा, ड्रिवन हमारा ये भी हो सकता है, ड्राइवर हमारा, सॉरी, ड्रिवन ये हो सकता है और ड्राइवर ये हो सकता है। ठीक है, अगर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्राइवर, ये ड्रिवन था, ये ड्राइवर हो गया, ये ड्राइवर था, ये ड्रिवन हो गया, ये दोनों अपोजिट हो सकते हैं, तब हमारे पास ओमेगा ड्राइवर अपॉन ओमेगा ड्रिवन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारी, ये चीज थी वो, ये चीज हमारी लेस देन 1 भी हो सकती है, ये चीज हमारी इक्वल टू 1 भी हो सकती है, और ये चीज हमारी ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। वो चीज ये है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर गलती से गियर रेशियो में बता दिया। ठीक है, वो चीज हमारी ये, क्लियर, बात समझ में आ रही? तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरी चीज, मैं इसी के साथ एक और कंपैरिजन करना चाहूंगा, किस चीज का, वेलोसिटी रेशियो का। वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज, ये गियर रेशियो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1, बस ये चीज याद रखिएगा, दोनों चीजों में डिफरेंस है। वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, गियर रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, बात क्लियर है? और अगर वर्डिंग में उन्होंने ये ओमेगा ड्रिवन, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन दिया, तो वो कुछ भी हो सकता है, जबकि एक्चुअल में डेफिनेशन होती है स्मॉलर अपॉन बिगर की, जो गियर रेशियो होता है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो हमेशा, ये चीज, ये लेस देन और इक्वल टू 1 क्यों आया, वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या होता है, v, ओमेगा नहीं, v ऑफ ड्राइवर, सॉरी ड्रिवन अपॉन v ऑफ ड्राइवर। v ऑफ ड्रिवन कभी भी v ऑफ ड्राइवर से बड़ी हो सकती है, v ओमेगा नहीं, v ऑफ ड्रिवन कभी भी बड़ी नहीं हो सकती v ऑफ ड्राइवर से। पावर जो आप दोगे वो कभी भी, जो हमारी v इक्वल टू आर ओमेगा से जो यहाँ की v निकाल रही है, चाहे बेल्ट में ही ले लो, चाहे गियर में कहीं पर भी ले लो, गियर में तो v1 इक्वल टू v2 होगा, ये 1 के बराबर होगा, बट बेल्ट में आप सोचोगे तो वहां पर हमेशा स्लिप की वजह से वेलोसिटी घटेगी ड्रिवन की, ना कि बढ़ सकती है। अगर ऐसे बढ़ती होती तो फिर टेंशन ही क्या थी, फिर तो एनर्जी हमें खुद ही मिल रही होती, फिर दिक्कत ही नहीं थी कुछ। ठीक है, हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है, इसी वजह से वेलोसिटी रेशियो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है।
कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक, यहाँ तक ये बात हो गई। अब हाँ, इस क्वेश्चन को हम कर रहे थे, इस क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करो।